चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और वीरू श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। मार्केट देखिए जैसा मैं कह रहा था, जस्ट जब मैं मैंने ये पॉइंटर्स भेजे और मैं एंटर कर रहा था, तब तक ऐसा लग रहा था कि हम 25,600 को फाइनली ब्रेकआउट करेंगे। तो ब्रेकआउट की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन फेल हुई। तो जो ऑप्शन राइटर्स की एक जोन है उसका एक ब्रेकआउट, कोशिश अच्छी थी और हो सकता है कि एक और कोशिश हो। अभी भी एक शायद आखिरी कहानी बाकी हो 2 से 3.5 के बीच में। हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि आज शायद 10 कहानियों वाला दिन हो। 1 2 3 4 5 6 7 कहानियाँ तो प्ले हो चुकी हैं, अभी शायद बाकी की 3 कहानियाँ बाकी हैं अगर आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखें तो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, उस रेंज को मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। आज का लो देखिए, आज का हाई देखिए, दोनों तरफ की ट्रेड्स। अगर ब्रेकआउट के फेलियर पर आपने सेल किया, लोअर ब्रेकडाउन पे बाय किया, उन दोनों ट्रेड्स ने रिवॉर्ड किया। आईटी और ऑटो ये क्लियरली आज के स्टैंड आउट सेक्टर्स रहे। इन दोनों में शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। हालांकि बैंकिंग यहाँ पर आज थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखाई देगा। श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और लिखा भी पर टिका नहीं है अनुज, कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ, लिखा बट टिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लिखा बट टिका नहीं। हाँ, लिखा नहीं टिका, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी ढूंढनी पड़ती हैं अनुज। इस वोलेटिलिटी के बीच में एटलीस्ट 25,400 एक, आई मीन द वे रिलायंस इज बिहेविंग, एचडीएफसी बैंक, डिफेंस स्टॉक्स, जो सुबह हम बात भी कर रहे थे, इस खबर ने थोड़ा सा हमें समर्थन दिया। एटलीस्ट थोड़ा बाइंग यहाँ पे इस रेंज में आ रही है, जेन्युइन बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, और अप्रोच करेगी। बिल्कुल। देखिए वीरू, अप्रोच पे भी आऊँगा मैं, लेकिन जैसा आपने बोला, एक बेसिक अगर आप मार्केट का टेक्सचर देखें तो 10 डेमा के करीब जो खरीदारी है उसने क्लियरली काम किया यहाँ पर। और 10 डेमा के ऊपर अभी भी मैं कहूँगा कि जो बाज़ार का ट्रेंड है वो अभी भी तेज़ी का ही है। और अगर आप इस गिरावट का इस्तेमाल अगर मंथ एंड कॉल्स ख़रीदने में करें तो वो जैसे आज चल गई, अगर आपने कल वो मंथ एंड कॉल्स ली होती तो वो कॉल्स में आज आपको प्रॉफिट मिल गया। ऐसे ही अब ये जो गिरावट आ रही है इसमें अगर आप बाइंग करें तो वो मेरे ख्याल से शायद एक मौका हो आपके लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस बार जो एक्सपायरी है वीरू श्रेया, वो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि 31 जुलाई को है, तो इसके लिए समय आपके पास ज़्यादा है और इसके लिए लेट्स सी। और अगर इस बार निफ्टी ने 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज इसको डिफेंड किया तो अच्छी बात है। हाँ, अगर 10 डे मार्क से आप फिसले तो फिर ऑब्वियसली लॉन्ग से एग्जिट करें, तो ये एक बेसिक अप्रोच होगी। सॉरी, कुछ कह रही थी आप? जी नहीं, मैं कह रही थी बिल्कुल वॉलेटाइल सेशन रहा, जो कि आप मेंशन भी कर रहे थे आज। निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 कहानी कैसे प्ले आउट करेगी वो देखने वाली बात होगी 1.5 घंटे में। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हालांकि थोड़ा अप्रोच बताया आपने, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब बड़ा ट्रेंड क्या अभी भी पॉजिटिव है? क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जिस तरीके से वर्टिकल राइज और फिर एक शार्प, काफी वोलेटाइल रहा आज का सेशन, टिपिकल एक्सपायरी वाला। ये टिपिकल एक्सपायरी डे है। श्रेया, मेरा ये मानना है कि 650 मतलब 25,650, कहानी सारी 25,350 या 25,650 की है और हम 25,500 पर हैं, एकदम बीचों बीच, 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे, कहानी सारी है। तो अगर 25,650 क्रॉस हुआ तो बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी का काम आपका ऑप्शन राइटर्स, शॉर्ट सेलर्स ये सब कर देंगे। लेकिन अगर आपने 25,350 तोड़ दिया तो फिर 25,100 तक की भी जगह खुल जाएगी। तो इसके लिए विनर टेक्स ऑल इस समय ये वो वाला मामला है निफ्टी पर कि आपने जिस तरीके से मूव्स दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशली प्लेस्ड है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बार फिर 56,800 बचाया, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी के साथ? 57,200 पर मैसिव रेजिस्टेंस है, और पहले तो 57,200 और उसके बाद 57,500, तो ये जोन है 300 पॉइंट का। और आज देखिए हम 57,200 पर 2 बार जाकर अटके हैं, तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी मार्केट के लिए 57,200 57,500 पर। लेकिन खैर कोई नहीं, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बताइए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं? अनुज, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ना, आई मीन हर तरफ से आके कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है। मीनवाइल मैं बैंकिंग में एक स्टॉक रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, प्लीज़ ज़रा एक बार रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ और 243 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, मतलब लोअर लेवल से रिकवरी है। मैं सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ, पिछले 10-20 मिनटों से यहाँ पे बाइंग आ रही है। स्थिर हुआ लगभग 242 के जोन में। मैं 242.90 पर नोट करके रखता हूँ इस स्टॉक को। बाइंग पिछले कुछ समय से इसमें आ रही है, बट जस्ट मैंने कुछ टिक्स देखे, कुछ वायरेशंस देखे, कॉल पे इसलिए इसको मेंशन मैंने कर दिया। अदरवाइज एक्यूट स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे केमिकल बास्केट का यूपीएल
क्या गजब का मूव रहा आज यहाँ पर 683.30 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पर ऑलमोस्ट अब एक किसिंग डिस्टेंस पे है अपने 30 अप्रैल के स्विंग हाई को रिविजिट करने के लिए। जरा प्लीज़ एक बार लिख आइएगा इसका OI। शानदार बिल्डअप और अभी भी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। एक तो ये हो गया, उसके बाद ब्लू स्टार और मतलब वोल्टास दोनों ही स्टॉक्स, ये मेरी टीम में भी था और इनफैक्ट इसको पूरे हफ्ते टीम में भी लिया था अनुज। मैं पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ जो इसका OI का पैटर्न है बहुत शानदार, क्योंकि ब्लू स्टार ने आज इन सिंगल सेशन 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार किया, एक बड़ा सप्लाई जोन 1780 पार किया। ये और वोल्टास वाइट गुड सेगमेंट में दोनों अच्छा करते हुए स्ट्रॉन्ग मूव है। और एक स्टॉक यहाँ पे और रखना चाहूँगा, दैट BSC। अनुज पिछले 4-5 दिन से काफ़ी ठंडा था, बट आज 20 डेमा से जो इसका रिवर्सल आया है वो अभी तक एज ऑफ नाउ इम्प्रेस कर रहा है और 2808 पर पिछले 4 दिन की रेंज के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। तो गौर करने लायक ये 3-4 स्टॉक्स थे। अच्छा अनुज, ये कैपिटल मार्केट की थीम आज एक बार फिर से बिल्डअप दिखा रही है। 2 थीम आज एक बार फिर से इमर्ज हुई हैं, डिफेंस और कैपिटल मार्केट, एक बार फिर से, है ना? वीरू, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट में तेज़ी बरकरार है, क्योंकि जब मार्केट के लीडरशिप सेक्टर्स इस तरीके के मूव्स दिखाते हैं और जैसा आपने बोला कि इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स 20 डेमा पर पॉज लेकर लौट रहे हैं, तो वो बाय ऑन डिप्स का ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है। तो इसके लिए निफ्टी पर भी देखिए, अब हम बात 10 की कर रहे हैं, वैसे 20 तक भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये 2 सेक्टर्स, क्योंकि ये मार्केट की रैली के पोस्टर बॉयज़ रहे थे, इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऑब्वियसली डिफेंस में तो न्यूज़ आई तो इसके लिए चला, कैपिटल मार्केट में तो कोई स्पेसिफिक न्यूज़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इंडेक्स चला। तो बिल्कुल क्लियरली इस सेक्टर का चलना मैं एक मार्केट के लिए भी अच्छा मानूंगा, खासतौर जैसा आपने बोला एक बहुत ही क्रूशल लेवल से 20 डेमा से यहाँ पर बाइंग आई। श्रेया, आगे बढ़ें फिर कार्यक्रम में जी। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक पे भी मेरा सवाल था, अगर डिफेंस और कैपिटल स्टॉक को आप दरकिनार कर दें तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखें फिर? देखिए, जो 2 दिन से ऑटो सेक्टर चला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए एक ऑटो सेल्स में ऐसा कुछ नहीं था कि स्टॉक्स चले, सिर्फ एक हीरो मोटो को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन क्या मार्केट को पसंद आया जो इस तरीके से चलाई है। वाइट गुड्स की बात हुई थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स देखिए एक बार आप जरा, वो जिस तरीके से चला। वैसे खैर वो हम मीडिया में क्या होता है ना, हम थोड़ा सा, अब बॉश जो है वैसे ज़्यादातर ऑटो एंसिलरी कंपनी, लेकिन उसकी वॉशिंग मशीन भी आती है, तो आज हमने उसको वाइट गुड्स में जोड़ दिया है ना। लेकिन मतलब खैर उसका वाइट गुड्स में भी कंपोनेंट है, लेकिन वो हमारी कन्वीनियंस पे हम ऐड कर देते हैं। अगर आज ऑटो एंसिलरी शेयर चल रहे होते तो हम दोनों में आज ऐड हुआ है, वो दोनों में वो हो जाता है ना। खैर वो मतलब मैं अपने आप को भी कभी कभी ट्रोल करना चाहिए, तो वो ठीक है मतलब। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक और सेक्टर है जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और कुछ हद तक अगर आप देखें तो सेलेक्टिव कंज्यूमर जो सेलेक्टिव FMCG स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी डिसेंट मूव्स हैं। सेलेक्ट FMCG स्टॉक्स, सेलेक्ट रिटेल स्टॉक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सब के सब कंजम्पशन से जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन बास्केट जो है ना, उससे जुड़े हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। तो क्या ये स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? क्या अब तक डेटा में जो नहीं दिख रहा है, जो मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? मारुति फॉर एग्जांपल, अब मारुति के सेल्स किसी एंगल से अच्छे नहीं थे, लेकिन मारुति कल नहीं गिरा, कल चला उल्टा, और आज तो अच्छी तेजी में आ गया। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक्स क्या कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। फॉरगेट अबाउट कि आपका क्या व्यू है कि ये नंबर खराब आया अच्छा आया। जैसे एशियन पेंट्स की बात हुई थी, देखिए क्या ज़बरदस्त भागा, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई हायर लेवल से, वो अलग बात है। लेकिन इशू ये है कि टेक्सचर स्टॉक्स का वो आपको कुछ ना कुछ कह रहा है। आई थिंक ये सेक्टर्स क्लियरली कुछ कह रहे हैं अभी। ओके, तो ये कुछ सेक्टर्स आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज बाजार में तेजी है। तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ पे आज खरीदारी होती हुई नजर आई? बॉश, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में आज तेजी है, साथ ही साथ वाइट कैपिटल गुड्स में तेजी है। तो बॉश, ब्लू स्टार, वोल्टास देखिए शानदार रैलीज, तीनों ही काउंटर में। बॉश चढ़ गया 5.5% से ज्यादा, ब्लू स्टार में लगभग 4.5% की दौड़, और वोल्टास भी 3% चढ़कर कर रहा है कारोबार। ऑटो सेक्टर आज फोकस में, हीरो मोटोकॉर्प भी इस लिस्ट में शामिल। इसके अलावा देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल चढ़ा 2.5%, हैवेल्स अगेन लगभग 2% की तेजी, अपोलो हॉस्पिटल में बाइंग आ रही है 1.5%, और डॉक्टर रेड्डीज 1.5% चढ़कर कर रहा है कारोबार। लेकिन काउंटर्स जहां पर पेन था आज के सेशन में, नाइका मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, आज के सत्र में 4% के करीब टूटा।
इंटरग्लोब एविएशन मुनाफा वसूल यहाँ पे भी देखने को मिली है लगभग 3%। पंजाब नेशनल बैंक टूट कर रहा है कारोबार 2.5%। और वेदांता डीमर्जर डीले होने की खबर के बाद यहाँ पे देखिए 2.5% के करीब करीब गिरावट आती हुई नजर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक अगेन आज प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा पेन है। बैंकिंग स्पेस एज ही कुछ वाव परफॉर्म नहीं करा आज के सेशन में अगेन, तो 2% ये गिर कर रहा है कारोबार। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में भी आज थोड़ा दबाव, 2.5% ये टूटा। रियल्टी स्पेस तो पिछले कुछ सत्रों से बैकफुट पे कारोबार कर रहा था। लोधा 2% गिर कर रहा है कारोबार। टाटा पार में भी आज बिकवाली देखने को मिल रही है 1.5% से ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुचित जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर आशीष वर्मा आपको बताएंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्यों चल रहे हैं। 2:20 पर मंगलम मालू बताएंगे आपको डीमार्ट और V2 रिटेल में गिरावट क्यों है। 2:45 पर भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील पर खास खबर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय। 3:10 पर अनुज जी से कल लेंगे स्ट्रैटेजी और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारे पैनल के पास चला जाए और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे पसंद है, लॉन्ग ही होना चाहिए और स्टॉक का नाम है बायोकॉन। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है, तेजी है, रश है। ट्रेड करें 373 के आसपास, स्टॉप लगेगा 373 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करें 376, ₹3 का स्टॉप। फर्स्ट टारगेट 380, 385 पॉसिबल है। हायर जोन देख सकते हैं बायोकॉन। जी हाँ, बायोकॉन स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ अभी भी अगर आप देखें डी हाई पे है। 3 दिन से ताबड़तोड़ तेजी यहाँ पर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए पीडीलाइट में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम पहले से बना रहा था और एक फ्रेश ब्रेकआउट 3100 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 3094 के स्टॉप लॉस से 3094 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3170 3170 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में 3100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 70-71 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 95 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, पिडिलाइट ये आपको डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मानस जी के पिक आते हुए। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपने क्या पिक किया है आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। जी मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी फोर्टिस हेल्थ केयर। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने कल के सत्र में 10 डेमा में सपोर्ट लिया और आज एक हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट है। पिछले 3-4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पॉजिटिव है। 798 का प्राइस है करंटली इसका। स्टॉप लॉस रखेंगे 785 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 830 के। फोर्टिस हेल्थ केयर ये हो गई अमित जी के पे का। शिल्पा जी को जोड़ा जाए शो में। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा सिंजिन में लॉन्ग साइड में। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 647 पे। यहाँ पे 640 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट 655 का होना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 670 इसके पे नेक्स्ट टारगेट हो जाता है, तो पोटेंशियली अपसाइड काफी बढ़ जाएगा उसमें। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 650 का कॉल ऑप्शन जो रफली 18 रुपीज 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 15 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट अगेन 24 से 25 के बीच में। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 30-31 तक भी मिल सकता है। ओके, सिंजन की 650 की स्ट्राइक की कॉल पे आपके पास एक विकल्प है, ये बाय कर सकते हैं आप। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड पहला ट्रेड होगा टाटा मोटर्स पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट आया है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी एक आध वीक से ऑलरेडी बन रहा है स्लोली। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। टाटा मोटर्स में हम स्टॉप लॉस रखेंगे 680 का और टारगेट होगा 725। ओके, टाटा मोटर्स सोमिल जी के पिक। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबा जी ने चुना है बायोकॉन, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। साथ ही मानस जी को पसंद आ रहा है पिडिलाइट, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। उनके
उनका मानना है। और टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर जॉट डाउन कीजिए। अमित जी कह रहे हैं फोर्टिस हेल्थकेयर उनको पसंद है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। शिल्पा जी को पसंद है सिंजिन, बाय करने की सलाह उनको, और टाटा मोटर्स अभी सोमिल जी ने चुना है। आशीष जी हमारे साथ मौजूद है। आशीष चतुर्मोता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली आपको पसंद आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून शेयर। तो देखिए, हमारा जो पिक होगा वो होगा वायर्स एंड केबल सेगमेंट से, और स्टॉक होगा पॉलीकैब। हमें काफ़ी पसंद है क्योंकि दो तीन जो कारण हैं जिनकी वजह से हमें एक तो अच्छा लग रहा है। पहली बात, अभी फर्स्ट आप 2 महीने का जो डेटा देखेंगे, लास्ट 2 महीनों का, वहाँ पर पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के अंदर में एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वापस केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम है उसने एक स्टीम पकड़ना शुरू किया, और वो नंबर्स में अब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है। इसका जो क्लियरली एक जो बड़ा बेनिफिशियरी होते हैं वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट होते हैं, और वहां पर पे पॉलीकैब इसलिए हमें पसंद है क्योंकि अगर से 2019 में आप पॉलीकैब के मार्केट शेयर को देखेंगे तो करीब करीब 19% का था। आज यही नंबर करीब करीब 26 से 27% का मार्केट शेयर पॉलीकैब का हो चुका है। इसका मतलब मार्केट शेयर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉलीकैब ने दिखाया है वायर्स एंड केबल सेगमेंट के अंदर में। इस क्वार्टर में अगर से आप एफएमईजी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सरप्राइजिंगली एबिट लेवल पे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो सेगमेंट था वो एबिट लेवल पे पॉजिटिव हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर में एक्सपोर्ट के अंदर में भी जो ऑर्डर्स रोल ओवर हो गए थे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, उनकी वजह से भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ पॉलीकैब में देखने को नजर आएगी। और अगर से हम फाइनेंशियल ईयर 27 के बेसिस पे स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक बिलो 30 के पीई मल्टीपल पे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन की भी कंफर्ट काफी अच्छी बनी हुई है। टेक्निकली स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। 6500 पे एक अच्छा बेस मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक का बना है, और मैं समझता हूँ नए ऑल टाइम हाई 8000 रुपए के आसपास के पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, पॉलीकैब के स्टॉक में अच्छा दमखम नज़र आ सकता है। ये बात हुई अमित जी से। अब एक दो स्टॉक्स देखते हैं जो अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स ऑल टाइम हाई पर कल न्यूज़ फ्लो के बाद थोड़ा चला था, लेकिन फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। लेकिन आज अच्छे मूव्स यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स में देखिए आप 7580 पर इस समय ये फ्रेश इसका आई थिंक 52 वीक हाई तो होगा, ऑल टाइम हाई भी शायद हो, लेकिन 52 वीक हाई तो क्लियरली होगा। आशीष, गुड आफ्टरनून। इस पर क्या व्यू होगा आपका अपोलो हॉस्पिटल्स पर? नहीं, बहुत पॉजिटिव व्यू है अनुज। इनफैक्ट पूरे हॉस्पिटल सेगमेंट पे ही हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल की मैं पहले बात करूं तो जिस तरह से इन्होंने अपने कुछ बिजनेसेस को डीमर्ज करके उनके अंदर में एक वैल्यू अनलॉकिंग की है, खासतौर पर डिजिटल साइड के, उसकी वजह से एक अच्छी मार्केट ने इनको रिवॉर्ड दिया है। साथ ही साथ हमने देखा है कि हॉस्पिटल में कैपेसिटी एक्सपांशन काफी अच्छा हुआ था, और अब क्योंकि ये एक्सपांशन, अब जो केपेक्स साइकिल है वो थोड़ी इंटेंसिटी लो होगी, और ये जो केपेक्स पिछले कुछ समय से किया हुआ था, इनके नंबर्स अब कहीं ना कहीं पॉजिटिवली दिखना शुरू होंगे। क्योंकि जब भी कोई एक हॉस्पिटल के अंदर में एक्सपेंशन होता है तो इनिशियल 1-2 साल थोड़े से टफ रहते हैं, वहां पर यूटिलाइजेशन कम होता है। अब यहाँ पे हमें लगता है यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, तो अपोलो हॉस्पिटल उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और अपोलो हॉस्पिटल में इसलिए हमारा मानना है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 9000 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ हमें नजर आता है। और दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है हॉस्पिटल स्पेस में वो है एस्टर डीएम। एस्टर डीएम के अंदर में भी हमने देखा है कि कुछ चेंजेस हुए थे, और इसकी वजह से यहाँ पर भी नंबर ऑफ बेड्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक अच्छी रीरेटिंग बनती हुई नजर आ रही है। आज अगर से आप वॉल्यूम देखेंगे तो नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक का वॉल्यूम करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर का हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर पे सीरियस इंटरेस्ट बाइंग का आ रहा है, और यहाँ भी मैं समझता हूँ अपसाइड 700 तक होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो हॉस्पिटल स्पेस में, हेल्थ केयर स्पेस में आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है यहाँ पर। और देखिए, हो भी क्यों ना, स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। लुक एट एस्टर डीएम, आप फोर्टिस को देखिए, आप मैक्स हेल्थ केयर को देखिए, आप अपोलो का जिक्र अभी जो अनुज कर रहे थे उसको देखिए, स्ट्रॉन्ग जनरेट करते हुए। निफ्टी अब करीब करीब 25,500 की धुरी पकड़ के चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो 25,600, 25,500 का कॉल राइटर, 25,500 का पुट राइटर, 25,400 का पुट राइटर्स एज ऑफ नाउ उनके झोली में है ये ऑप्शन राइटर्स के। खैर, डायरेक्शनल ट्रेड की बात कर रहे हैं जहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं। एक ट्रेड लेके आइए, मतलब स्टॉक लेके आइए, दैट CESC। ये मैंने मानस ने पिक किया था। मानस, हम बात भी कर रहे थे कल इस स्टॉक के बारे में क्लियरली। आई मीन, इस स्टॉक को आप 175 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और ठीक वैसे ही रिएक्शन है। जरा प्लीज़ OI रखिएगा इसका। लुक एट OI, और एक क्लासिकल फ्लैग
175 की रेंज को बाइसेक्ट कर दिया, स्क्रीन पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी अभी क्या व्यू है? लुक एट शॉर्ट कवरिंग 0.75% ओआई शेयर हुआ, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको इस वक्त? देखिए आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है क्योंकि पिछला हाई ब्रेक हो गया है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 195 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि इसके ऑप्शन में एक ट्रेड ले लें। 180 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹5.60 पे ट्रेड हो रहा है, उस जगह पर उस ऑप्शन में आपको ₹3 के स्टॉप लॉस खरीदारी करके चलनी है और ₹12 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सीईएससी खरीदारी की राय मनोज जी की तरफ से आती हुई, और पिछले सत्रों में भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एक और स्टॉक की बात करती थी, देख रही थी मैं, काफी डेंट आज के सत्र में पड़ा। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो लेकर आई है स्क्रीन पर, वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल 2.5% की करीबी करेक्शन दिखा के डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल रिपोर्ट है इन्वेस्टेक की एक्स पे और सेल की कॉल उनकी तरफ से आई है, और जो टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने काफ़ी नीचे का रख दिया है, मतलब 32% का डाउनसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं। और वो इन्वेस्टर कह रहे हैं कि जो रिसेंटली रैली देखी हमने इंटरग्लोब एविएशन में, इंडिगो में, लगभग 6 महीने में ये 30% की रैली दिखाया है इसने, 1 महीने में 8% तक चढ़ा है। तो उसके पीछे जो रैली के पीछे उनको कोई खास वजह, ठोस कारण दिखाई नहीं दे रहे। इन्वेस्टर ये कह रहे हैं, और Q1 में भी अच्छे नंबर्स की आशंका नहीं जता रहे हैं। आशीष जी, इंटरग्लोब एविएशन कह रहे इन्वेस्टेक, आपने मुझे सुना कि कारण वजह उनको कोई ठोस मिली नहीं इस रैली के पीछे। आप कैसे देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन को, क्या करना चाहिए यहाँ से अब? हम तो देखिए पॉजिटिव व्यू लेके इंटरग्लोब एविएशन को राइड कर रहे हैं, और डेफिनेटली लास्ट 2-3 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस भी पिछले कई समय में दिखाया है। और हमारा ये मानना है कि जो लो कॉस्ट करियर्स हैं उनका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे एक समय पे ये नंबर जो 48% पे था, आज लो कॉस्ट करियर्स करीब पूरे इंडिया में जो एयरक्राफ्ट चल रहा है उसमें 78% लो कॉस्ट करियर्स ड्राइव करते हैं, और वहां पर पे इंडिगो की एक बहुत बड़ी लीडरशिप पोजीशन है। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि जिस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है उसमें भी इंडिगो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, और हमारा मानना है कि जो क्रूड की गिरावट हुई है उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एटीएफ प्राइसेस पे इंडिगो को देखने को नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी करेक्शन जो स्टॉक को 5650 के जोन पर लेकर जाता है, वो एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको हम बाय ऑन डिप के तौर पर देखेंगे इंडिगो के लिए। पे आज बैकफुट पे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, बट जहाँ तक क्रूड की थीम को प्ले करने की सवाल है, वहाँ पे एशियन पेंट्स बहुत अच्छा चला, और पिडिलाइट में क्या खूबसूरत ब्रेकआउट। पिडिलाइट इस वक्त एक क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, मेरे ख्याल से ये मानस का ट्रेड था, है ना, मानस का ट्रेड था। 31, 21 और 18 दिसंबर 2024 के बाद है ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हाईएस्ट क्लस्टर का क्लोज होगा, बट अब अपर स्विंग हमें नहीं मिल रहा है। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ थोड़े से रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं अपर स्विंग, क्योंकि इवन द एग्रेसिव स्टॉक फ्यूचर्स लाइक ये आपका रखिएगा आप रिलायंस, ज़रा एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो करीब 1:45 बजे का स्विंग प्रोवाइड किया था, अब वो भी थोड़ा नीचे खिसक रहा है, तो थोड़े से मूव जो है ना वो टफ हो गए हैं अब। अच्छा आशीष, ये जो ब्लू स्टार की कहानी रही उसको देखिए आप, क्या मूव दिया इसने। उसके बाद आप वोल्टास को देखिए, आप वर्लपूल को देखिए। आपने वाइट गुड सेगमेंट में क्या रखा हुआ है अपने पीएमएस में? तो हमने इसकी चर्चा भी की वीरेंद्र, हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इन द एंटायर वाइट गुड्स सेगमेंट, एंड पर्टिकुलरली एसी के अंदर में काफ़ी बड़ा इनका सेगमेंट है। तो ये दोनों ही कंपनी हमें पसंद है। एम्बर की अगर से हम बात करें तो ऑलमोस्ट 24% वॉल्यूम कहीं ना कहीं एम्बर एंटरप्राइजेस करता है पूरे एसी सेगमेंट के अंदर में। और अब पूरे जो इकोसिस्टम में जहाँ पे कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या पीसीबीज बनाने का काम है, वो सब एम्बर अब कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे, चाहे रेलवेज के अंदर में देखिए या मेट्रो के अंदर में देखिए, जो एसी का सेगमेंट है उसके अंदर में भी एम्बर काफी एक्टिव है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एम्बर इंटरप्राइजेस में देखने को नजर आएगी, और यहाँ पे हमारा मानना है स्टॉक जो है वो 8,500 तक की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ हमें नजर आता है। साथ ही साथ अगर से हम प्योर प्ले देखें तो हमें ब्लू स्टार काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर पे आप देखेंगे मार्केट शेयर गेन भी ब्लू स्टार काफी अच्छा कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब जो एक अच्छी खासी डाउन साइड 2500 के करेक्शन के बाद स्टॉक 1600 रुपए पे आया,
यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आता है और मैं समझता हूँ 2100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री ब्लू स्टार के स्टॉक में भी टेक्निकली हमें नजर आती है। तो ब्लू स्टार और एम्बर ये दो स्टॉक हमें काफी पसंद है व्हाइट गुड सेगमेंट के अंदर। के व्हाइट गुड सेगमेंट से ब्लू स्टार और एम्बर इंटरप्राइजेस, आपको ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे बेट लगाई जा सकती है। और उस पूरे स्पेस में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। आपके स्क्रीन पर देखिए ब्लू स्टार, वोल्टास, बॉश, हेवल्स सभी में अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन वजह क्या है इस पूरे स्पेस में बाइंग की, समझते हैं आशीष वर्मा जी से। आशीष जी बताएं। अभी क्या है, वीरू ब्लू स्टार पूछ रहे तो आशीष बोला, अब मुझे लगा मुझसे पूछने वाले हैं कि चतुर्मोता साहब के पास जाएंगे। खूब कंफ्यूज करते हैं भाई साहब। लेकिन हाँ, कंफ्यूज क्या है, नामकरण मैंने थोड़ी किया आपका और आशीष का, नामकरण तो आप स्टॉक का जिस पे लिंक था उसी पे सवाल भी पूछ दिया तो कंफ्यूजन हो गया मुझे एकदम कि आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। खैर, व्हाइट गुड्स एज अ स्पेस, वो सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वो सारा स्टैक जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। व्हाइट गुड्स यानी कि अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर्स, इवन इसमें अब एफएमईजी भी जोड़ दूं, जैसे कि चतुर्मोता साहब अभी पॉलीकैब की बात कर रहे थे, उसको एफएमईजी सेगमेंट में जोड़ दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जैसे कि अंबर एंटरप्राइजेस की अभी चर्चा हो रही थी, सब पैक पूरा का पूरा मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट्स दिखाता हूं। एक हफ्ते के चार्ट्स देखिए, आप स्क्रीन पर रखिए। ब्लू स्टार आज तो वायदा का टॉप गेनर है ही है। पिछले 5-6 दिनों में डबल डिजिट गेन्स ब्लू स्टार देता हुआ, एक हफ्ते में इस तरह के मूव्स हैं। 10 से 12% के अपटिक्स आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ ब्लू स्टार, रखिए स्क्रीन पे वोल्टास को, रखिए बॉश को, सब के सब गजब के मूव्स डिलीवर करते हुए। अच्छा, ये आज की या ऑफलेट पिछले कुछ दिनों की कहानी है। अदरवाइज ये पूरा व्हाइट गुड्स का सो कॉल्ड जो सेगमेंट है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। ईयर टिल डेट, एक साल के रिटर्न्स एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। वो ये उस समय की बात है जब निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छू के आया हुआ है, निफ्टी तैयारी कर रहा है। ये पूरा स्पेस अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया। ये हैं पिछले एक साल के रिटर्न्स पूरे के पूरे स्पेस के। क्या कारण था इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस का, वो समझने की जरूरत पहले। जो फर्स्ट हाफ यानी कि पहली छमाही साल की थी, वो कमजोर रही इस पूरे स्पेस के लिए। एक रीजन कहा गया कि भाई हाई बेस का इंपैक्ट था, दूसरा अनसीजनल रेनफॉल्स जो आई थी, खासतौर पे एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स जैसे सेगमेंट्स ने अंडर परफॉर्म इसलिए करा था क्योंकि इस बार समर सीजन बहुत छोटा था। आपको याद होगा समय से पहले बारिश की बौछारें पड़ना शुरू हो गई थी और इनफैक्ट इवन इंडस्ट्री में अलग अलग रीजन्स में कई सारी पॉकेट्स थी जो खासी कमजोर देखने को मिली थी। पर अब ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं, अभी भी कंपनीज होपफुल हैं। पहली छमाही कमजोर थी, ज्यादातर सब बेट कर रहे हैं कि साल की दूसरी छमाही जो है डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो वो जो डिमांड रिवाइवल के होप्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि ब्रोकरेजेस की भी सुनिए आप, तो उनका भी कहना है कि Q3 ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट करिए एक डिमांड में रिवाइवल, एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिलेगा। और उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो फेस्टिव डिमांड किक इन हो रही होगी और एक्सपेक्टेड है कि अच्छी होगी। दूसरा, क्योंकि इंडस्ट्री में इन्वेंट्री लेवल्स बड़े कम हैं, डीलर्स प्री बाइंग कर रहे होंगे। तो शायद एक रीजन हो सकता है अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट में क्यों पिछले कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन आप होता हुआ देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी खासी बाइंग हमें स्पेस में देखने को मिल रही है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरी छमाही से डिमांड में अच्छी मजबूती आएगी। साथ ही फेस्टिव सीजन जो है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा इस पूरी स्पेस के लिए। एक फंडामेंटल राय ली हमने आशीष जी से, लेकिन एक टेक चेक भी लेना चाहूँगी स्पेशली एम्बर एंटरप्राइजेस पे। मानस जी आप बताएं, स्टॉक ने निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। आप चार्ट्स पे कैसे प्लेस रहिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्ले करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखना चाहिए स्टॉक को? तो देखिए श्रेया जी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक मूव निकल गया है क्योंकि 2 दिन पहले ही सिग्नल मिला था। उसके जो टारगेट थे वो 7400 के आसपास थे, जो कि बहुत पास में है। लेकिन अगर अभी भी मेरा समझना है कि अगर आपके पास समय है 2 से 3 हफ्ते का, तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं। करीब करीब 8000 के टारगेट सेट कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी अभी बाय करिए, थोड़ी गिरावट में बाय करिए और 7140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा रही है। ओके, मीनवाइल देखिए क्या टिपिकल एक्सपायरी डेट पर रिलायंस का चार्ट देखिए और निफ्टी का चार्ट देखिए। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट और ये रिलायंस। आई थिंक कुछ गलती है हमारे चार्ट में, ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करिए क्योंकि जो कैंडल मैं देख रहा हूँ रिलायंस की वो पिछले 2-3 मिनटों में नेगेटिव साइड पर मूव आया है।
1523 पर आए। नहीं, हम ये हमारे रेट, बीएससी का रेट फायर करिए, एनएससी को छोड़िए, कुछ गलती है शायद, बीएससी का रेट फायर करिए इसका ज़रा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर गलती है। नहीं, ये रेट गलत है, इसको हटा दीजिए, ये रेट गलत है एकदम। यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है। एक्चुअली हमारे रेट गलत आ रहे हैं थोड़े से। अब आई डोंट नो ये फीड का इशू है क्या है, लेकिन निफ्टी बैंक रेड में आ चुका है एक्चुअली, 100 पॉइंट नीचे है निफ्टी बैंक, वो शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा इसको देखते हैं। हाँ, एक बार बीएससी वाला रिलायंस दिखाइए ज़रा, बीएससी पे फायर करिए, दोबारा बोल रहा हूँ, बीएससी पे रिलायंस फायर करिए एक बार। नहीं, कुछ गलती है, खैर एनीवे, थोड़ा सा इशू है इस समय रेट्स में। एक बार वीरू, थोड़ा सा रेट में फ़र्क आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि निफ्टी अब आई थिंक 15 पॉइंट ग्रीन में है। आई थिंक अनुज, मेरी भी कुछ वायर पे ना गलत ट्रेड थे, तो माइट भी फीड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसलिए प्राइस स्क्रीन से रिमूव कर लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए। बट यस, अनुज जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। और 1532 के अगेंस्ट इस वक्त रिलायंस जो है वो 1523 पे ट्रेड कर रहा है, और वही एक कारण है कि अब निफ्टी पर हम नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स डे लो, लेकिन एक सब्सटेंशियल पार्ट जो गेन था 1.2 का, वो सरेंडर कर चुके हैं। रिलायंस प्रेशर में है इस वक्त, और लेके आइए कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें पीएनबी, उसमें निफ्टी बैंक, उसमें बहुत सारे एग्रेसिव स्टॉक्स, आई मीन एचडीएफसी, एमसी, और एक बार आप लेके आइए कोटक, जरा प्लीज़ कोटक रखिएगा, मैं मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन, बट कोटक महिंद्रा बैंक 2126 पे डे लो पर, कोटक टेस्टिंग 50 डे। ये मानस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आई मीन मेरे ख्याल से 3 दिन के अंतराल में आपका इंडसइंड बैंक ने 100 डे में सरेंडर किया, देन आपका एक्सिस बैंक ने 50 डे में सरेंडर किया, और अब एक कोटक जो है वो 50 डे में सरेंडर कर रहा है। ये कुल मिला के चांस बना रहे हैं क्या निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए 10 डे के बीच होने का चांस? देखिए, कोटक बैंक में वीकनेस है, और वैसे ही एक्सिस बैंक में भी वीकनेस है, इंडसइंड बैंक में वीकनेस नहीं दिख रही है। अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, पैटर्न नेगेटिव है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2100 रुपए तक के भाव कोटक बैंक दिखा सकता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और फ्रेश खरीदारी 2200 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, चलिए, एक शायद आई थिंक हमारे रेट गलत हैं, तो थोड़ा सा अब वो फीड की दिक्कत है क्या है, आई थिंक बाकी भी एक आध जगह देख रहा हूँ मैं, शायद रेट गलत ही आ रहे हैं। लेकिन बता देता हूँ मैं, निफ्टी एक्चुअली 9 पॉइंट नीचे है अब, और 25,445 पर है। निफ्टी बैंक अब 135 पॉइंट नीचे हो चुका है, और वो 56,860 पर है। और रिलायंस में एक मिनी ब्रेकडाउन आया, वो स्टॉक करीब करीब 1520 पर आया इस समय। शिल्पा जी, रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है? जी थोड़ा सा आज यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। रिलायंस अभी एक मेजर ट्रिगर बन ही रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनसाइड टिक और निफ्टी में आते हुए मिले। बट फिर भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट 1500 जोन पे काफी स्ट्रांग है, जो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग लॉन्ग ही इसमें रेकमेंड करते रहेंगे। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 1580 इंटैक्ट है। 1500 के नीचे अगर जाता है तो व्यू थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इट्स फाइन, थोड़ा आई मीन माइनर प्रॉफिट बुकिंग है। रिलायंस बैकफुट पैकेट ट्रीट करता हुआ, और ये लीजिए। अब मैं देखिए स्क्रीन प्राइस पे रखूँगा, लेकिन हमने निफ्टी पे मॉर्निंग लो तोड़ दिया है। जी हाँ, उस स्क्रीन पे रिलायंस को देख के, कोटक को देख के समझ में आ रहा था कि स्क्रीन डिफरेंट कुछ कर रही है। प्लीज़ हटाइए, स्क्रीन पे मत रखिएगा ऐसे। 410 25,411, थोड़ा एक्सपायरी सेटअप चेंज हो रहा है, और जिसने मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास वो 25,500 की पुट बेची होगी, वो भी ट्रैप होगा इस वक्त। और कहाँ पर सेल ऑफ आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट चेक लेता हूँ अपने मेहमानों के साथ, जहाँ पे थोड़े गंभीर ब्रेकडाउन है। एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पे पीएनबी, मोस्ट एग्रेसिव स्टॉक, आई मीन पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। अमित जी, आपका व्यू क्या है? इसमें भी लिक्विडेशन हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, थोड़ा सा जो लॉन्ग पोजिशन है उसको थोड़ा ट्रिम करें क्या यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, ट्रिम करना चाहिए। एक शार्प रनअप हमने देखा था, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया था स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज से, तो एक इक्विलिब्रियम इसमें आ रहा है। लगभग 20 डे में हमारा 107 108 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फॉल है, एक बार स्टॉक वहां जाके सपोर्ट ले सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए, बट नियर टर्म में इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर।
बाय ऑन द चलिए, स्ट्रक्चर, बट इस पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। अनुज, हम डीलो की तरफ बढ़ते हुए। अनुज, डील ऊपर हैं वीरू, डील ऊपर है। एक काम करते हैं, कैश कॉल्स ले देते हैं, एक बार स्टिंग प्ले करते हैं उसकी। चलिए, टॉप कैश कॉल सुदेश बीएससी के फायर करिएगा, थोड़ा एनएससी की फीड का इशू आ रहा है आई थिंक। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता जी हैं, रुचित हैं और सौमिल है आज कैश ट्रेड्स के लिए। आशीष, आप शुरुआत करिए। जी, तो अनुज, मैं पसंद कर रहा हूँ कैपिटल मार्केट्स की थीम को, और इसमें हमने अलग अलग समय पे बहुत से स्टॉक्स की चर्चा की। अभी जो हमें स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। ये बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी प्ले होगा। पूरा जो म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस के अंदर में जिस तरह का एक जबरदस्त एएम ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रहा है, उसको प्ले करने के लिए। और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ 46 एएमसीज करीब 26 एएमसीज जो है वो केफिन के साथ काम कर रही है। तो एक बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर केफिन आज के समय में होल्ड करता है। और आप देख रहे हैं एआईएफ्स के अंदर में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है, और केफिन कहीं ना कहीं एक मार्केट लीडर पोजीशन पे है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर अदर स्टफ। और वहां पर पे एआईएफ के अंदर में भी इनकी एक अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक ने कंसिस्टेंटली अपने 20, 50, 100 सभी मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो मेरा मानना है कि 1280 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहीं ना कहीं केफिन में बना है, और इस सपोर्ट लेवल होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है 1700 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड केफिन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 1700 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आशीष जी के फिनटेक में। फिलहाल ये टॉप कैश कॉल उनकी तरफ से आते हुए। सोमिल जी, आप बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? मेरा कॉल होगा बाई साइड पर दीपक नाइट्रेट। ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये मैं समझ रहा हूँ कि एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर की तरफ ये कंसोलिडेशन टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई साइड पर है। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी ऊपर की तरफ टूटा है 2 वीक पहले, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेंड अपवर्ड्स है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1948 पर, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 200 डेली मूविंग एवरेज पर रहेगा, दैट इज 2195। ओके, दीपक नाइट्राइट आपका बाय कॉल 1971 पर। अब चलते हैं अगली ट्रेड के लिए रोचित जी के पास। रोचित, क्या पिक कर रहे हैं आप कैश सेगमेंट में आज? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मेरा आज का कैश का पिक रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। सो पिछले 2 महीने से ये स्टॉक एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है, और वो पैटर्न का कंटिन्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। और टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है, जो एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है ये स्टॉक में, और स्टॉक क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में कंसोलिडेशन भी देख चुका है, सो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली की स्टार्ट यहाँ से हो सकती है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 790 के स्टॉप लॉसेस रखने की सलाह रहेगी, और 855 से 860 के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी अब डे लो की ट्रैजेक्टरी में काम कर रहा है। देखिए क्या स्विंग है मार्केट की। तो वीरू, आज अब 8वें स्विंग प्ले आउट हो चुकी है ना? 2 और बाकी हैं शायद अभी 10 कहानियां में से। बिल्कुल, मतलब क्या 10 कहानी में 8 तो हो गई है ना? मेरे ख्याल से हो भी जाएगी ना, बाकी पूरी भी हो जाएगी। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, वो भी पूरी हो जाएगी। मुझे हो जाएगी आई थिंक। मतलब हु नोज, क्या पता एक और वापस अब स्विंग आ जाए, क्या पता, कोई भरोसा थोड़ा है। बिल्कुल, बट अनुज, जो चीज़ इसमें से गंभीर नज़र आ रही है, द वे आई मीन रिलायंस बैंकिंग स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं। नहीं, रिलायंस बताता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि 2000 करोड़ रुपये जो कल की एफआईएस की सेलिंग थी, कल का एचडीएफसी बैंक, कल के आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर, क्या एक डाउन स्विंग के लिए पॉसिबली बैंक निफ्टी लग रहा है कि आपको प्रिपेयर कर रहा है, जिस तरीके से अब 10 डे में सरेंडर कर रहा है? पता नहीं वीरू, मैं सच बताऊँ ना, ये पिछली बार भी ये लगा था ऐसा, और उसके बाद आपने देखा था किस तरीके का मूव आया था। आई थिंक अभी भी मैं पता 2-3 दिन और देना चाहूँगा मार्केट को, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और अभी भी हम डिसाइसिवली नहीं ब्रेक कर रहे हैं 10 डे मार्क, और 20 अभी भी थोड़ा दूर है, 56,400 पर, 56,400 पर है, और निफ्टी केस में वो 25,150 पर है। तो थोड़ा सा टाइम और देंगे। ये एक्सपायरी वाले गेम्स जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए हैं। थर्सडे या ट्यूसडे को कोई भी व्यू लेना, एक अपने व्यू को फर्म अप करना थोड़ा मुश्किल हो गया है इस समय पर। बिल्कुल, और डिफ़िकल्ट है। और ये ना वोलेटिलिटी जो है ना, वो जो एवरेजेस पे आपका कन्विक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा कम कर देती है। एक बार दिन में तोड़ रहा है, एक बार होल्ड कर रहा है, एक बार दिन में तोड़ रहा है, एक बार होल्ड कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ वी आर टुवर्ड्स स्टे लो 25,403। एक बार इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज़। यस,
और क्या स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है, एक बार जरा स्क्रीन पे रखेंगे प्लीज़। भारती एयरटेल, आशीष शत्रुमोदा जी, और जिस प्रकार की स्ट्रेंथ इसने मिड जून से दिखाई है, और आप हमेशा से एक बात के कायल रहे हैं, मुझे कहते हैं ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ। भारती को देखिए, इंडस टावर्स को देखिए, रिलायंस को देखिए, आप क्या HDFC बैंक को देखिए। चलिए मानता हूँ मैं, एक वर्स्ट के सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 25,150, जैसे कि उन्होंने कहा, जहाँ 20 डिमा प्लेस्ड है। आपकी शॉपिंग लिस्ट में उस वक्त सबसे ऊपर क्या होगा? नहीं, डेफिनेटली मेरे हिसाब से देखिए, अगर से करेक्शन इस स्पेस में आता है और खास तौर पे बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि वहां पर पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन की भी कंफर्ट बहुत बढ़िया है और लीडरशिप पोजीशन इन्होंने काफी अच्छी मेंटेन की है। अगर से 2-3-4 दिन कोई प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक की लीड ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ भारती की, जैसे आपने की बात की, तो भारती की डिप डेफिनेटली बाइंग के लिए यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे आरपूस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सेक्टर के अंदर में एक अच्छा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं नए जो सब्सक्राइबर एडिशन हो रहे हैं, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं रिलायंस और भारती, ये दो कंपनीज को मिल रहा है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इनका मार्केट लीडरशिप पोजीशन भी बढ़ रही है और साथ ही साथ आरपूस की ग्रोथ आएगी। तो ये दोनों ही कंपनीज के लिए काफी अच्छे हैं अर्निंग विजिबिलिटी के टर्म्स में। तो मेरे हिसाब से डिप भारती और रिलायंस, इनके डिप को भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। चलिए आज काम करते हैं, कुछ देर में डिफेंस स्टॉक पे भी बात करेंगे, लक्ष्मण जी जुड़ेंगे वापस उस स्टोरी को रिविजिट करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, एक बार वो जो ऑप्शन ट्रेड्स बची हैं हमारी धमाकेदार ऑप्शंस, वो निपटा लेते हैं। और धमाकेदार ऑप्शंस के लिए शिल्पा जी हैं, मानस जी हैं और सौमिल जी हैं। शिल्पा जी बताइए आपका ऑप्शन। जी, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स पे ध्यान देना चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर्स में स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 580 तक मुझे लगता है स्टॉक जाने के लिए एकदम तैयार है। तो 570 का कॉल ऑप्शन जो रफली 15 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 11 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 21 का, इसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो 24 से लेके 26 इसके नेक्स्ट टारगेट। ओके, चंबल फर्टिलाइजर धमाकेदार ऑप्शन में शिल्पा राउत जी की पिक है ये। मानस जी आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, PI इंडस्ट्रीज के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4200 का कॉल ऑप्शन, जो कि 140 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 4200 का कॉल ऑप्शन PI इंडस्ट्रीज का, वहां पर खरीदारी करेंगे 109 रुपए के स्टॉप लॉस से 200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, PI इंडस्ट्री की कॉल जरा स्ट्राइक रखेंगे डॉक्टर साहब प्लीज़। इस वक्त तो शिल्पा जी का, मानस जी का ट्रेड हो गया, अब सौमिल जी के पास चलते हैं। ये PI इंडस्ट्रीज की 42 की कॉल @140। सौमिल, क्या रहेगा आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा टाटा पावर पे, और टाटा पावर पे कॉल ऑप्शन लेना है, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन चल रहा है अराउंड 13.20, 31 जुलाई का एक्सपायरी है। स्ट्राइक प्राइस 395 का रहेगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो ऊपर में 20 रुपए का रहेगा, नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए का है। ओके चलिए अब आगे बढ़ें थोड़ा सा और डिफेंस सेक्टर की बात करें। सुबह जो हमने न्यूज़ एड्रेस की थी PTI के हवाले से जो खबर आई थी और जिसका रक्षा मंत्रालय से भी पुष्टि आई थी, वैसे तो खैर एक ओवरऑल ट्रेड डील का इंतजार है, लेकिन उससे पहले एक डिफेंस फ्रेमवर्क पर भी एक सहमति बनी। लेकिन इन सब पर बात करते हैं और आगे क्या होने वाला है इस सब पर भी बातचीत करेंगे। क्या ये एक ओवरऑल ट्रेड डील से पहले का एक टीज़र है? लक्ष्मण जी समझते हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पूरे ट्रेड डील जो किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है, लोग अटकलें लगा रहे हैं शायद वीकेंड में ऐलान ना हो जाए, उससे पहले का एक टीज़र है। और इस टीज़र से का बैकग्राउंड ये है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काउंटर पार्ट से US में अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की फ़ोन पर, और उस फ़ोन पर बातचीत के दौरान सहमति बनी कि बहुत जल्द भारत और US एक 10 साल का फ्रेमवर्क दस्तखत कर सकता है। यानी US और इंडिया के बीच में डिफेंस सेक्टर में जो साझेदारी होगी उसके फ्रेमवर्क को फाइनल कर लिया गया फ़ोन पर बातचीत के दौरान। और अब उस फ्रेमवर्क पर अगले विजिट में जब जाएंगे रक्षा मंत्री US, तो वहाँ पे इस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किया जाएगा। अब इस फ्रेमवर्क की 3 सबसे खास बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि
प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे फरवरी में यूएस, तो वहाँ पे जो इन्होंने एक कह सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारित किया था कारोबार कैसे बढ़ाना है, उसमें जो डिफेंस सेक्टर का जो हिस्सा था उसको लागू किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कई सारे पेंडिंग डील है जो यूएस के साथ डिफेंस डील होनी है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया जा सका है, उस पेंडिंग डील को पूरा किया जाएगा। और तीसरी चीज़, एक जो लॉन्ग टर्म साझेदारी होगी उसमें 3 मुद्दों पर पहला फोकस होगा कि यूएस के कई सारे इक्विपमेंट है भारत में बेचे जाने हैं, उस पर जोर होगा, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। भारत में डिफेंस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे यूएस की भागीदारी बढ़ाई जाए उस पर बातचीत होगी, वो फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और तीसरा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस हद तक यूएस की कंपनियां भारत में करेंगी, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस 10 साल के स्ट्रेटेजिक करार के बाद कई सारे, जैसे MQ-9B का करार होना था करीब 3000 करोड़ रुपए का, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। जी के F414 इंजन का डिलीवरी होनी थी, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसी तरीके से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए करार होना था, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यूएस के साथ डिफेंस के कारोबार में और ज़्यादा बढ़ोतरी आने की संभावना है इस बयान के बाद। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल सरकार अग्रसर होकर डिफेंस क्षेत्र को लेकर बढ़ाने के लिए काम कर रही है और भारत और यूएस के बीच ये डिफेंस को लेकर जो डील है सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। आशीष जी, डिफेंस स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली ऑलरेडी दिखा दी है। अब जिस तरीके से सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर तो है ही इस पूरे स्पेस के लिए। ऐसे में ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं स्टॉक्स ऑलरेडी, अभी वेट एंड वॉच की सलाह है या फिर जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं तो अभी बेट लगानी चाहिए? आपका टेक क्या होगा? निश्चित तो बिल्कुल सेलेक्टिव रहा जा सकता है और जैसे हमने तो हर अलग समय पे बहुत डिफेंस स्टॉक्स की बात की, चाहे वो सोलार इंडस्ट्रीज हो, मझगांव हो, गार्डन रिच हो, BDL हो। मुझे लगता है कि अभी सेलेक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पर पे मुझे लगता है इस समय पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अगर से देखें तो यहाँ पर पे मुझे लगता है अभी भी अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी की जो थोड़ी अपसाइड थी एज कम्पेयर टू ब्रॉडर डिफेंस सेक्टर, वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम थी। बट अब हमें लगता है क्योंकि जिस तरह से यूएस के साथ में ये डील साइन होती है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट HAL को नजर आएगा। खासतौर पर इंजन सप्लाई के अंदर में जो एक इनके बॉटलनेक्स थे वो भी अब सॉल्व होते हुए नजर आना शुरू हो चुके हैं और कंपनी की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि HAL में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक 4600 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है और मैं मानता हूं कि 6000 तक की पोटेंशियल अपसाइड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मीडियम टर्म में देखने को नजर आ सकती है। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये हो गई इस समय एक प्रेफर्ड पिक। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं अब और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा जी से, फिर चलेंगे प्रकाश गाबा सर के पास FN सुपरस्टार के लिए, अमित सेठ के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और आशीष चतुर्वेदी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड। यहाँ पे PFC में पुट ऑप्शंस में हम लोग रेकमेंड करेंगे। यहाँ पे 410 का पुट जो रफली 8 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PFC ने एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया है 420 के नीचे, तो यहाँ पे 405 तक आप एक लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 410 का पुट ऑप्शन आप इसमें बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6 रुपए का रखिए। पहला टारगेट 11 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये 13 से लेके 15 तक भी मूव कर सकता है। ओके, PFC का पुट 8.75 पे 410 का स्ट्राइक ट्रेड करता हुआ। प्रकाश गाबा सर आपका ट्रेड FN सुपरस्टार। आई थिंक मुझे शॉर्ट करना लगेगा कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें थोड़ी वीकनेस है, ट्रेड करा है 2124 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 2133 पर। पॉसिबल है कि लोअर लेवल 2100 के भी देखने को मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट। कोटक महिंद्रा बैंक बिकवाली की राय गाबा सर की तरफ से FN सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी के पास चलते। बताइए अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? जी श्रेया जी, इस मार्केट में मैं एक डिफेंसिव के साथ जाऊंगा। मैं डाबर के साथ जाना चाहता हूँ। डाबर ने अपना 10, 20, 50 डेमा रिगेन किया है और पिछले 3-4 दिन की नैरो कैंडल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक नियर टर्म मोमेंटम का ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 485 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 502 पे। ओके, चलिए तो डाबर पर इस समय एक ट्रेड। आशीष आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? अनुज, हमें वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट अगेन इन द कैपिटल मार्केट्स थीम काफ़ी अच्छी लगती है
और यहाँ पर पे नुवामा की जिस तरह से अर्निंग विजिबिलिटी नज़र आ रही है और जिस तरह से वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। और फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव भी हमें लगता है कि जो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे इस समय पे ये कंपनी अवेलेबल है। और आरओई अगर से आप देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 31% की आरओई ये कंपनी बना रही है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया प्ले हो सकता है। पूरा जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम है, जहाँ पर पे एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ अगर से आप देखेंगे तो जो फिजिकल हम एसेट्स अब तक रखते थे, चाहे वो लैंड की बात करें, गोल्ड की बात करें, इसमें थोड़ी-सी नरमी आई है और कहीं न कहीं फाइनेंशियल एसेट्स जो है उनके अंदर में एक बढ़त काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और उसका बेनिफिट अगेन वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट को नज़र आएगा। तो मेरा 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 मानना है नुवामा वेल्थ पे पोजीशनिंग पॉजिटिव लग रही है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक 7700 पे बहुत अच्छा बेस बना चुका है और यहाँ से मैं समझता हूँ 9200 तक की अपसाइड नुवामा वेल्थ के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, नुवामा वेल्थ आपका कॉल है। इस बीच में अपने चारों के चारों जो अगर आप हमारे चार का चौका सेगमेंट के स्टॉक थे स्क्रीन पर रखता हूँ। पहला ट्रेड आया सस्ता ऑप्शन और वो शिल्पा जी के सौजन्य से, और पीएफसी की पुट 410 की स्ट्राइक आपको यहाँ पे बाय करनी 890 पे ट्रेड करती हुई। अगला ट्रेड आया आज का चार का चमत्कार, ये एफएनओ सुपरस्टार माफ कीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक सेल। जैसे कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि 50 डे मार्केट स्लिप होता हुआ प्रकाश का कन्विक्शन 2100 की तरफ जा रहा है स्टॉक और वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद अमित जी ने डाबर पिक किया आज अपना चार का चमत्कार 502 लक्ष्य जो निर्धारित किया। और अभी अगर आप देखें तो आशीष चतुर्वेदी जी का नुवामा वेल्थ ये करीब 8201 पे ट्रेड करता हुआ 9200 के लक्ष्य के लिए। निफ्टी सेटल हो रहा है अब डेलो की तरफ और कुछ ब्रेकडाउन्स फ्रेश विजिबल हैं। लुक एट चोला फाइनेंस, ये भी डेलो पर बढ़ता हुआ। HDFC बैंक डेलो की तरफ। भारतीय एयरटेल सप्लाई तो है जनाब, सप्लाई तो है स्क्रीन पे। चोला पर आपका टेक क्या होगा अमित? क्रैक हुआ बुरी तरीके से, एग्रेसिव स्टॉक थे की कैटेगरी में था श्रीराम फाइनेंस, चोला। अभी आपका टेक इस पर? जी काफी दिक्कतें यहाँ बढ़ रही हैं वीरेन जी, क्योंकि स्टॉक ने अपना 50 डेमा ब्रेक किया है। प्रीवियस स्विंग लो जो कि लगभग 1545 के आसपास आता था, वो भी ब्रेक हो गया है। तो अगला नियर टर्म सपोर्ट लगभग 1480 1490 के आसपास आता है। जिस हिसाब से प्रेशर है और इस हिसाब से आप आज के वॉल्यूम्स देखें, पिछले 3-4 दिनों के वॉल्यूम्स को ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। मुझे लगता है ये स्टॉक 1490 की तरफ हेड कर रहा है। यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस 1542 का रख सकते हैं। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी चोला इन्वेस्टमेंट डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 1.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। निफ्टी का हाल जस का तस 55 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। हल्की माइनर सी रिकवरी आई लेकिन इन रेड कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटिव प्लेट रखते हैं आपके निफ्टी के, गिरावट में कौन साथ दे रहा है? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक अभी बिकवाली की राय आई थी गावसो की तरफ से। रिलायंस अगेन चार्ट्स कंपेयर कर रहे थे हम, उसकी तरफ से ज़्यादा योगदान आता हुआ। भारतीय एयरटेल डिस्कस किया। SBI फिर से कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है गिरावट में। SBI का चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। पिछले कुछ सत्रों में ठीक ठाक इसने रैली दिखाई थी लेकिन उसके बाद 1-2 दिन की रैली के बाद कंसोलिडेट मूड में चला गया। फिर से 1050 का टारगेट प्राइस आया था ब्रोकरेजेस की तरफ से, 806 के लेवल पर अटका हुआ है फिलहाल। गाबा सर, आप ही देखें SBI क्या करे अब यहाँ से? ये कंसोलिडेशन कब तक चलेगा? चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा लगता है अपर रीजन्स में SBI में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, करीब 825 830 के आसपास। तो पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले। डिप मिलता है तो कहां तक? 800 790 एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। अगर आप अब भी किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 810 या 812 का एक स्टॉप लगा चले, एक मौका मिलेगा ऑन द डाउन साइड स्लाइड होने का। यस, SBI शॉर्ट। SBI शॉर्ट है और बहुत वाजिब प्रश्न है क्योंकि अब निफ्टी बैंक ने एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया है वर्सेस आई थिंक 10 और अधिकतर स्टॉक फ्यूचर स्पेन में। एक एक करके सारे ज़रा कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। और एक और बड़ी बात यह है कि HDFC बैंक जो है वो 1986 पे हालांकि ये कल के लो के नीचे नहीं गया है। HDFC बैंक फिर भी अपने, अगर आप देखें तो अपने लेवल्स को डिफेंड कर रहा है। बट अदर देन दैट, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो कोटक हो, चाहे वो HDFC ये ICICI बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब बैकफुट पे आते हुए दिक्कत है जनाब। निफ्टी बैंक कल के लो को तोड़ के अब ट्रेड करता हुआ और वहीं पे टूट चुका है अब 10 डे में। लेट्स से हम क्लोजिंग बेसिस पे हम उसको डिफेंड करते हैं नहीं करते हैं। और क्या है जो दिक्कत है, और डिक्सन को लेके आइए स्क्रीन पे। डिक्सन मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ,
वो स्टॉक्स की श्रेणी में आ रहा है जहाँ पे इस वक्त शॉर्टिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से लोग इसमें ना अच्छे रिवॉर्ड तलाश रहे हैं शॉर्टिंग पे, क्योंकि यही वो रेंज है जहाँ से 23 मई से लेके अब तक जब जब जाता है कोलैप्स हो जाता है। बट आई थिंक अभी मेरा यहाँ पे शॉर्टिंग को लेकर प्रश्न करना थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कुछ और दूसरे स्टॉक्स को कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे लेके आइए स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस शिल्पा जी अब क्लियरली आई मीन इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट टू सरेंडर 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपकी रीडिंग क्या कहती है मैडम इस वक्त इस पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि एक बार के लिए 880 870 तक गिर सकता है, क्योंकि सस्टेनिंग अबव 920 हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक वीकनेस है। तो बजाज फाइनेंस पे आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 920 के स्टॉप लॉस से, फॉर टारगेट्स ऑफ 880 आप कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 900 का पुट जो रफली अराउंड 20 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 14 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 27 से लेके 33। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पहली तिमाही की अपडेट बाजार को पसंद नहीं आए। हालांकि नंबर इतने ख़राब नहीं थे, शायद पोजीशनिंग का इम्पैक्ट था, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी है देखिए। और मैक्वारी और मॉर्गन स्टैनली जैसे ब्रोकरेजेस का नज़रिया नेगेटिव है, लेकिन एक बार जानते हैं मंगलम से कि क्या रहा मामला यहाँ पर। मंगलम, सुबह मैं बात कर रहा था आपसे कि समझ नहीं आ रहा ग्रीन लें या रेड, लेकिन थोड़ा समझाइए कि कैसे रहे ओवरऑल नंबर्स। तो जैसे हमने सुबह भी बात की थी अनुज, 16% कुछ ख़राब नहीं है। और अगर आप देखें इस कंज्यूमर सेंटिमेंट में, इस एनवायरनमेंट में, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, अगर डीमार्ट के खुद के 4 साल का कंपाउंडेड एवरेज देखें पहले क्वार्टर का, तो 17.3 या 17.4% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो उस लिहाज से 16.2% बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। ब्रोकरेज के एक्सपेक्टेशंस भी अगर आप देखें तो 18% या 17.5% के आसपास ही थे। तो कंपनी ने पहली तिमाही में कुछ 16.2% ग्रोथ दिखाया है। और इसे अगर आप कैलकुलेट करें, पिछले 1 साल में उन्होंने कितने स्टोर्स ऐड किए हैं, तो वो एडिशन कुछ 14.5% के आसपास आता है। तो वो ये इम्प्लाई करता है कि 1 से 2% के आसपास सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वो 3 से 4% के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक है। डीमार्ट को हाँ कंपटीशन हो रहा है क्विक कॉमर्स से, बट उस लिहाज से भी कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। इम्पॉर्टेंटली स्टॉक जो है अपने लोज से काफ़ी चल चुका है, स्पेशली जब से उन्होंने यूपी में एंट्री की है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके स्टोर एक्सपेंशन है जो कंपनी का काफ़ी और तेज़ी से होगा। तो उस लिहाज से पोजीशनिंग जैसे आपने कही काफ़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस वाली थी इस नंबर्स के तहत। ब्रोकरेजेस का सिर्फ एक ही मानना है डीमार्ट में आगे जाके मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा क्विक कॉमर्स के कंपटीशन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो देखेंगे। नए स्टोर जोड़ने की रफ्तार तो भले ही अच्छी है, बट वैल्यूएशंस को देखकर, जो डीमार्ट के वैल्यूएशंस कभी भी उनके साइड पे नहीं थे, उसको देखकर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि अभी लेना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। इसलिए उनका जो टारगेट प्राइसेस हैं बिटवीन 3,000 से 3,400 रुपये के आसपास हैं, ये नेगेटिव हैं। बट याद रहे कई सारे ब्रोकरेजेस जो हैं पॉजिटिव भी हैं, बट उनके भी अनुमान से इस क्वार्टर के नंबर्स 1-1.5% मिस हुए हैं। ओके, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड। शुक्रिया मंगलम जी तमाम जानकारी के लिए। जहाँ सीएलएस से आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, मैक्वारी थोड़ा बेरिश साइड पर आपको दिखेंगे। स्टॉक हालांकि जैसा कि आपने भी मेंशन किया, निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ कारोबार कर रहा है। चार्ट्स के इंडिकेट कर रहे हैं। शिल्पा जी आप बताइए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, डीमार्ट की फंडामेंटली बात करें तो स्टोर्स में जिस तरीके से इजाफा कर रही है कंपनी, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन नंबर्स कुछ खास भाई नहीं। चार्ट्स का इंडिकेशन हाथ लगाना चाहिए अभी स्टॉक को, या फिर दूरी बनाए रखें? आश्रय, यहाँ पे अगर पोजिशनल थोड़ा व्यू है तो 4200 का मुझे लगता है एक अच्छा खासा भी सपोर्ट है। यही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन जब तक 4200 होल्ड कर रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा हायर टारगेट्स 600 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टाइट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़ेंगे।
ओके, वेलकम बैक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब शो में जुड़े हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय। इनसे बात करते हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट में थोड़ी सी एक रसाकशी चल रही है इस समय, लेकिन इससे पहले हमने एक बड़ा मूव देखा था अपसाइड पर। अब हम ऑल टाइम हाई के इतने करीब निफ्टी पर, क्या व्यू है इस समय ओवरऑल? ओवरऑल आई थिंक अनुज जी, सच बताऊं तो अभी जो बड़ा न्यूज़ आने वाला है वो शायद टैरिफ्स के बारे में होगा। जब टैरिफ्स और यूएस का जो नज़रिया रहेगा, या फिर जो कोई ट्रेड डील होगी कि नहीं होगी और किस तरह से होगी, उस हिसाब से आई थिंक एक ट्रिगर होगा आगे की मूव के लिए। और दूसरी बात ये कि अभी रिजल्ट्स भी आएंगे Q1 के रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए इन जनरल, क्योंकि जो आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी, या फिर हमने अगर किसी और चीज़ को भी देखा, जैसे बैंकिंग लिक्विडिटी है, या फिर इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह से आरबीआई ने कम किए, उस वजह से भी आई थिंक कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक ये जो चीज़ है, इस कमेंट्री पे हम आई थिंक नेक्स्ट स्टेप्स निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन प्राइस एक्शन में कुछ उतना खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछला हाई अभी क्रॉस नहीं हुआ है। मार्केट्स अभी थोड़े से, मतलब लार्ज कैप्स एटलीस्ट थोड़े से उतने अच्छे उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो आगे का एक्शन आएगा, आई थिंक मोस्टली मिड और स्मॉल कैप एक्शन में आएगा। आजकल जिसको मिड कैप कहते हैं, वो भी करीबन 1 लाख करोड़ के करीब का जो मार्केट कैप का स्टॉक है, वो भी आजकल मिड कैप हो गया है। और आई थिंक 35,000 करोड़ के करीब स्मॉल कैप का लिमिट है। तो जिस जिस कंपनीज को हम पहले मिड और स्मॉल बोलते थे, अब उनका डेफिनेशन भी चेंज हो गया। तो मुझे लगता है, लेकिन उसमें स्वीट स्पॉट है 30,000 to 100,000 करोड़ में। आई थिंक यहाँ वाली मार्केट कंपनी, कैप वाली कंपनी, जिसमें ग्रोथ आपको आई थिंक थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कमेंट्री किस तरह से आती है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में भी। ओके, गुड आफ्टरनून दीपक जी। आपने कहा मिड कैप और स्मॉल कैप अभी स्वीट स्पॉट में। स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं हो पाएंगे आप, लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक के लिहाज से मैं पूछूं, तो स्पेशली मिड कैप जोन से कौन सा सेक्टर्स अभी ठीक ठाक लग रहे हैं आपको, और जहां पे बेट लगाई जा सकती है फिलहाल? तो आई थिंक अभी जो कुछ कंपनीज हैं, दो थीम्स में बताऊंगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, हाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे थोड़ी से डिफेंस कंपनीज भी आती हैं, थोड़ी से कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ऑटो एंसिलरीज भी आती हैं। तो इनमें आई थिंक स्कोप और आगे बढ़ के ज़्यादा बेटर होने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल उनकी कमेंट्री पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से जो चाइना की जिससे जो प्रेशर आ रहा है हैवी अर्थ मेटल्स और उसके मैग्नेट्स के इंपोर्ट्स में, उसमें क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। लेकिन वहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है इन जनरल। दूसरी बात ये, जहाँ पे इंडियन फाइनेंशियलाइजेशन की बात हो रही है, जिस तरह से लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इनमें कई कंपनीज हैं जो बेनिफिट कर सकती हैं। चाहे आप एक्सचेंजेस को देख लीजिए, या फिर आरटीएज होंगे और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगी। इसमें मैं ज़रा अपना बायस बताना चाहूँगा कि हम भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही हैं, तो हमारा वहाँ पे बायस ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जनरली फ्लोज अच्छे रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स में, रिटेल से भी। तो इन जनरल फाइनेंशियलाइजेशन और इक्विटी और जो जनरली फाइनेंशियल मार्केट जो है, थिंक वहाँ पे स्कोप स्पेसिफिकली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, और कुछ लार्ज कैप कंपनीज भी हैं, और शायद कुछ और लिस्ट भी होंगी इस साल। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके बाद हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, इनमें सेकेंड लेवल स्कोप बहुत अच्छा है। लेकिन वो ये सारी जो स्टोरीज है वो 5 साल वाली स्टोरीज हैं। अगले क्वार्टर क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है, और मुझे लगता है मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे बन रही है सबसे ज़्यादा बेटी। दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशनल बैंक सी नज़र आ रही है वाइट गुड सेगमेंट में। लुक एट वोल्टास, ब्लू स्टार ने तो खैर कमाल ही कर दिया लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, और वर्लपूल, हेवल्स। आपका व्यू इस स्पेस पे? शायद गर्मियों में भले एसी ना बिके हों, लेकिन बरसात में उमस जो है वो लग रहा है कि एसी की सेल बढ़ा रही है। आपका व्यू क्या है? वाइट गुड सेगमेंट में आपकी शॉपिंग हुई कुछ अभी?
अभी तो नहीं, हमने शॉपिंग करी थी लास्ट 1 डेढ़ साल पहले, लेकिन उसके बाद से ज़्यादा कोई वाइट गुड्स में हमारी चेंज नहीं हुई है, बट पर्सनली दैट इज। लेकिन इन जनरल जैसे इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है बढ़ती जाती है, इंडिया में वाइट गुड्स के सेल्स और स्पेशली प्रीमियम वाइट गुड्स के, जैसे एसीज हो गए या फिर बेटर टीवीज हो गए, बेटर वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, इन सबको आई थिंक हमने देखना है कि और आगे बढ़ेंगे इनकी सेल्स। लेकिन एक चीज है, अभी जो कंपनीज है वो बड़ी ब्रांड्स हैं, कल को जाके यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ जाएंगे और कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की, मतलब एटलीस्ट मेरी ये कामना है कि आई थिंक वो यहाँ पे कंपटीशन बढ़े, और मुझे लग रहा है कि और कंपनीज आएंगी इस फील्ड में, और वो इस फील्ड में या तो बेहतर प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे जो हमारी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ऑफर नहीं करती हैं, जैसे कि रोबोट बेस्ड वैक्यूम क्लीनर्स और ऐसी सब ये जो डिवाइसेस हैं बाहर मिलती हैं। अभी इंडिया में थोड़ी सी, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स नहीं है इसके, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में होगी, तो आप जरा सा वही ध्यान रखें कि सेक्टर बढ़ तो जाएगा, लेकिन क्या आपके ही कंपनीज उसमें सबसे ज्यादा इनोवेटिव है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी बहुत एक्शन होगा। इंडिया इज वेरी अंडर ऑटोमेटेड उस तरफ से, वाइट गुड्स के हिसाब से। और चाहे जो भी कहें हम, इंडिया में इतनी गर्मी है इन जनरल, एसीज का यूज और बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को डिस्कम्फर्ट में रहना, हम कितनी देर ही रहोगे, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप पहले अपने आप को कंफर्टेबल बनाओगे। चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे डिश वॉशर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये वाली जो स्केल है इंडिया की और बढ़ेगी, पर इसमें कंपटीशन भी बहुत आने की आगे संभावना है। ओके, बिल्कुल, कंपटीशन तो खैर हर जगह है आजकल। केमिकल स्पेस पर क्या व्यू है आपका, दीपक जी? कर रहे हैं क्या बाइंग यहाँ पर? अनुज जी, ज्यादा यहाँ पे हमने बाइंग नहीं करी है। इनफैक्ट यहाँ पे भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे इनकी इंपोर्ट्स चाइना से को ज्यादा लिंक्ड हैं, और इनकी कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके एक्सपोर्ट्स अमेरिका में उनका ज्यादा ये है। तो दोनों चीजें जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनमें यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है। और केमिकल्स में अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की अगर बात करें तो वहाँ भी यूएस का इम्पैक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे टैरिफ्स की जो हमारे हमारे जो ट्रेड डील की जो बात करी जा रही है, उस पे काफी इन इन चीजों में, इन कंपनीज पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो आई थिंक इंडिया में डोमेस्टिकली उनकी यूजेज ज्यादा है, वहां पे भी आई थिंक वहां पे स्कोप थोड़ा सा है। लेकिन कुछ ऐसी भी ऐसा भी है कि वो कंपनीज काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो उस हिसाब से मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर ये प्राइस और ग्रोथ का जो टग ऑफ वॉर है एक तरह से, उस हिसाब से हमें कुछ ऐसे नहीं लगा कि अभी ज्यादा हमें इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। पर ट्रेड डील के बाद या ट्रेड टैरिफ्स के फाइनलाइजेशन के बाद हमें एक्चुअली पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है, स्पेशली अगर चाइना पे जो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाया उस पे अगर हम वो फाइनलाइज हो जाए अगर, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनीज कौन सी रिलेटिवली बेनिफिट होती हैं। तो उसके बाद हम और पोजीशंस लेंगे वहाँ पे। ओके, ठीक है। दीपक जी, एक और सेक्टर जो सबके रडार पर है वो है डिफेंस सेक्टर, और आज के सत्र में भी अच्छी खासी बाइंग हमें इस स्पेस में देखने को मिली, और जिस तरीके से भारत और यूएस में डिफेंस फ्रेमवर्क को डील हो सकती है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। सरकार की तरफ से तो अग्रसर होकर काम दिख रहा है फिलहाल इस स्पेस में, लेकिन ये स्पेस चल भी बहुत चुका है, अब भी मौका है यहाँ पे बेट लगाने का? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो यहाँ पे जो अगर इंडिया और अमेरिका का डील हो जाता है तो इस सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि अमेरिका अपनी डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को बेचना चाहती है। ये नहीं कि हम उनकी डिफेंस इक्विपमेंट को हम मैन्युफैक्चर करें, वो बिल्कुल वो नहीं चाहती है कि वो हमारे कंपनीज को अपनी डिफेंस वाली इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करें। वो साफ नजर आ रहा है एटलीस्ट कमेंट्री से। तो मुझे लगता है कि चाहे डील हो या ना हो, इंडिया का तो, इंडिया की बेनिफिट में यही है
कि हम लॉन्ग टर्म में अपने डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें, ना कि हम अमेरिका से इंपोर्ट करें। तो मुझे लगता है इस हिसाब से गवर्नमेंट भी आगे इसी तरह से बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया है जब हमारे बैटल्स हुए थे पाकिस्तान के साथ, या कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल इशू भी हुआ है तो अमेरिका हमारे साथ नहीं था, तो हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट क्यों ही खरीदें। लॉन्ग टर्म में यही होगा कि कोई कोऑपरेशन होगा, टेक्नोलॉजी आएगी तो ठीक है, पर नहीं तो आई थिंक इस डील से अगर हमने कमिट किया है कि हम ये चीज़ करेंगे या वो चीज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए हमारे बेनिफिट में नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया और गवर्नमेंट भी शायद इसी तरह सोचेगी कि देखिए हमें और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए डिफेंस में। तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स डिफेंस इक्विपमेंट का। तो हमें हम अगर उतना ही पैसा अपने डोमेस्टिक कंपनीज पे खर्च करें, तो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, और हम आगे जाके और इनोवेशन भी कर सकते हैं डोमेस्टिकली। तो वो चीज़ उस चीज़ के हिसाब से अगर मैं 5 ईयर होराइजन देखूं, मुझे लगता है कि हमारी डिफेंस कंपनीज यहाँ से कई गुना और बढ़ेंगी। और यहाँ चाहे आप पब्लिक सेक्टर कह दो या प्राइवेट सेक्टर, सब में अपॉर्चुनिटीज हैं, स्मॉल टू बिग। ये दीपक जी, आप केरला हो क्या है क्या? आसपास में कभी डिफेंस की बात मैं कर रहा था तो जरा केरला याद आया आपको कुछ? क्यों मैं कह रहा हूँ, नहीं केरला वैसे अभी टूरिज्म ने एक ना बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि द गॉड ओन्स कंट्री, केरला इज सच ए अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। वो जो F-35 खड़ा हुआ था ना तिरुवनंतपुरम में, है ना यस यस, कि और वो कुछ वाला। नहीं तो यहाँ पर आप ये देख के जाइए F-35 है। गजब था, तो गजब अब क्रिएटिविटी या थी तो वो जाना नहीं चाहते या तो हम जाने नहीं देना चाहते, वो दो चीजें हैं। पर इस जो वैसे लेकिन उससे मेरे ख्याल से डिफेंस पैक हो गया वो, पर ये मेरे ख्याल ये से ये हाँ सॉरी, वो चला गया है क्या? मेरे ख्याल से पैक हो गया, वो चला गया वापस ना, आज चला गया वापस। पर उसमें एक चीज थी कि हमने शायद उसको डिटेक्ट कर लिया था जब हमारे एयर स्पेस में आया था, जो शायद लोग सोच रहे थे कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। तो उस थोड़ा सा प्राइड तो बनता है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो खैर मजाक की बात हो रही थी, डिफेंस भी टूरिज्म में दोनों कवर कर लिया। एक दो बास्केट और लेते हैं यहाँ पर जो कि थोड़ा सा अच्छा कर रही हैं। आई मीन मतलब बाजार हल्का सा कोलैप्स भी हो रहा है, बट स्टिल बाजार का कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसमें। लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स, फोर्टिस, एक बार फोर्टिस लेके आइएगा। फोर्टिस ऑलमोस्ट 796 इन ऑल टाइम हाई पर फोर्टिस। ये डायग्नोस्टिक प्लस ये हेल्थ केयर में आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स, आप लोगों के म्यूचुअल फंड के ये आपके पीएमएस में या फिर अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसी सिमिलर नोट पे इनमें से किसी काउंटर पे रिकमेंडेशन दी हो आपने दीपक जी? हमारे पास है हेल्थ केयर में इंटरेस्ट, बिकॉज हेल्थ केयर एक चीज है जहाँ पे आई थिंक डिमांड और बढ़ेगी, और दो चीजों की बढ़ेगी। एक तो इमरजेंसी की, जहाँ पे आपके अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई हार्ट अटैक हो जाए, इमरजेंसी केयर में आई थिंक वो तो होता ही रहेगा। लेकिन ये भी है कि लोगों के जो डिजीजेज हैं, कभी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, और कुछ अगर आपने इलेक्टिव सर्जरीज करनी होगी जो आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल अभी, लेकिन लोग टेस्ट करके जांच करके फिर प्लान करके करवा देते हैं। ये वाली जो स्पेसिफिक है, ये इलेक्टिव सर्जरीज आई थिंक और इंक्रीज हो रही हैं, और काफी इंक्रीज हुई हैं कोविड के बाद से। दूसरी बात ये कि हमारी लाइफस्टाइल जो है जनरली, जो सिटीज का, या चाहे आप पोल्यूशन कह दीजिए या फिर ट्रैफिक और स्ट्रेस कह दीजिए, हमारे लाइफस्टाइल्स काफ़ी अनहेल्दी हैं। तो इस वजह से जैसे इंडिया की जो एवरेज एज है अभी 28 साल के करीब है, और 32, 33, 32, 35 साल के जब हम हो जाएंगे ऑन एवरेज, तो हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हुआ करता था वो आके इन्हीं हॉस्पिटल्स में, और इन्हीं हॉस्पिटल्स को ज़्यादा बिजनेस आएगा लॉन्ग टर्म में। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चेन्स बना रही हैं, और वो चेन्स लिस्टेड हो रही हैं। तो उस वजह से मुझे इस स्पेस में आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से कहूँगा, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरीज कंजम्पशन का एलिमेंट है। इमरजेंसी तो खैर इमरजेंसी ही है, पर इसमें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और डायग्नोस्टिक इसलिए भी है क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो डायग्नोस्टिक्स में वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही हैं।
आपको हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीन्स मिल रहे हैं, आपके पास नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एंड रिलेटिवली फास्टर टर्न अराउंड। जो 4 दिन 5 दिन लगते थे एक टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए पहले, आजकल उसी दिन सेम डे इवनिंग को आ जाती है। जैसे आपके यू नो अमेजोन या फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरीज है, उस तरह से वो आजकल डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स भी दे पा रहे हैं। और ये चेंज आई थिंक लॉन्ग टर्म में बोथ आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों में आई थिंक उनके लॉन्ग टर्म स्कोप में इम्प्रूवमेंट की बहुत चांसेस हैं। तो हमारा इंटरेस्ट इस स्पेस में है, लेकिन हमने सारी कंपनीज तो नहीं ली है, हमने थोड़ी सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। लेकिन आई थिंक इस स्पेस में कंसोलिडेशन हो गया है और इस स्पेस में और ग्रोथ आना बाकी है। ग्रोथ आना बाकी है। इसमें जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आज सभी सेक्टर्स पे और अपने कन्विक्शन वाले सेक्टर्स पे अपने व्यू आपने शेयर किए। अब आते हैं क्लोजिंग पर, क्लोजिंग की रणनीति पर। अनुज, कल हमें एक वो 50 पॉइंट का जो पुल बैक था लेटर हाफ में, वो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करके गया था। हालांकि हम अभी भी 10 डीमा के ऊपर हैं, बैंक निफ्टी में अभी भी 10 डीमा के ऊपर हैं, बट ये क्लोजिंग आपको कैसी लगी और लेवल्स क्या महत्वपूर्ण रहेंगे कल के लिए, अप्रोच क्या रखें? देखिए, क्लोजिंग ना, ये वो एक मुहावरा था ना हिंदी का, काटो तो खून नहीं, वो वाली बात है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी 10 की 10 कहानियाँ तो मार्केट ने पूरी कर दी आज की। देखिए, अब डिपेंड करता है, अगर आप सुबह 11 बजे लेके बैठे हैं तो क्लोज ख़राब है, अगर आप मतलब शॉर्ट करके आप गए तो क्लोज ठीक है। तो अगेन एक रेंज में है मार्केट वीरू इस समय। एक बेसिकली ना तो हम 25,350 तोड़ रहे हैं, ना ही हम 25,650 क्रॉस कर पा रहे हैं। अभी भी हम एक रेंज में हैं। और इशू क्या हो गया ना, मैं आपको सच बताऊं ना, अब मैं अपने शब्दों को अगर थोड़ा सा मतलब माइंड ना करें अगर लोग, तो एक मंगलवार और थर्सडे ना अब एक माहौल, एक जैसे ट्रेडिंग का ना एक क्या बोले उसको, माहौल सा बन गया है ना, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी मंगलवार और बृहस्पतिवार को होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। जिस तरीके से अब आज का रिलायंस का चार्ट देखिए, कहीं सर पैर का कोई लॉजिक बन रहा है इसका, बट ठीक है, अब जो है वो है। अब ये देखिए, ये आज का रिलायंस का चार्ट है। मतलब ये छोटे स्टॉक्स के ऐसे चार्ट होते हैं, इस तरीके के चार्ट जो आज रिलायंस का है। एक रेंज है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रेक डाउन भी नहीं है। अभी तक हम 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर ही हैं। 25,350 के नीचे ही निफ्टी कमज़ोर होगा और 56,800 के डिसाइसिवली नीचे, आप कह सकते हैं आप 56,800 के नीचे, हम 56,800 के डिसाइसिवली नीचे ही बैंक निफ्टी कमज़ोर होगा। तब तक मैं फिर भी ये कहूँगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट अप ट्रेंड को ही दूंगा मैं। अगले 1-2 दिन में होपफुली पिक्चर क्लियर होगी मेरे। और ये है अभी अगर आप देखें इंडेक्स पे एक आउटलुक, बाजार पे आउटलुक। इनफैक्ट चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड शुरू करते हैं। और मानस, क्या कैरी करेंगे आप शुक्रवार के लिए? तो देखिए, शुक्रवार के लिए 361 जो कि पहले IFL था, उसमें खरीदारी करके जाएंगे, उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1214, 1214 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और टारगेट 1285, 1285 के रहेंगे। ओके, 361 अब FNO का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? जी, मैं यहाँ पे चंबल चंबल के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है, डे हाई की तरफ ही स्टॉक क्लोज कर रहा है। मुझे लगता है कल तक आपको 575 580 तक एक मूव दिखना चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 560 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 575 से 580। चंबल की तरफ जाएंगे हैं शिल्पा जी? जी, चंबल की तरफ। चंबल के साथ, सॉरी चंबल के साथ, ठीक है। श्रेया जी, गावा सर, आप बताइए आपका रेट क्या होगा? I think I'll go long. Shreya, good evening to you. और स्टॉक का नाम होगा डॉक्टर रेड्डी। 1288 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 1281 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 7 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1320 पॉसिबल है, डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी जी हो गई पिक काबा सर की। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? जी अनु जी, मैं मैक्स हेल्थ केयर के साथ जाऊंगा। ऑलमोस्ट डेज हाई पे है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है।
1285 का स्टॉप लॉस रहेगा मैक्स हेल्थ में, टारगेट्स रहेंगे 1330 के। ओके, मैक्स हेल्थ केयर। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा बीएससी पर। बीएससी में एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। अभी बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस 2775 और टारगेट 2950। ओके, बीएससी तो सभी ट्रेड्स हो गई पूरी और सभी बाई साइड की ट्रेड ही आई है फिलहाल। एक स्टॉक की बात करते हैं, एशियन पेंट्स रखे स्क्रीन पर, और कल भी हमने इसको आइडेंटिफाई किया था एशियन पेंट्स को, और आज भी देखिए कमज़ोर बाजार में एक बार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एशियन पेंट्स में भी चर्चा करेंगे। रुचित जी भी हमारे साथ मौजूद है। रुचित जी, आपका ट्रेड क्या होगा कल के लिए? आई एम सो सॉरी। नो वरीज। कल के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पर ये स्टॉक वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। 20 डे में स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ऐसे मार्केट में ये स्टॉक में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। 3080 के स्टॉप लॉस से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को खरीदारी करके जाने की सलाह है 3170 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए फटाफट आपको बैन अपडेट देते हैं, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कोई बैन अपडेट है नहीं, ना कोई स्टॉक एंटर कर रहा है बैन में, ना ही कोई स्टॉक बैन में एग्जिट कर रहा है। एक इकलौता स्टॉक जो बचा हुआ है बैन में, आरपीएल बैंक, वही रहने के चांसेस हैं। बीरो, मार्केट ब्रेड कैसी रही आज की? जी अनुज, मार्केट ब्रेड ख़राब थी आज वाकई मार्केट ब्रेड ख़राब थी, और टुवर्ड्स क्लोज अगर आप देखें शायद 11 बजे की जो स्थिति थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब रही। शॉर्ट 107, 25 लॉन्ग अनवाइंडिंग और 68 में लॉन्ग, और जो थोड़ा बहुत पुश हमको स्ट्रेंथ की तरफ मिला भी, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट वहाँ पे थोड़े से एग्जॉस्टिव थे, ओवरसोल्ड काउंटर्स जो थे वो पुल बैक जनरेट कर रहे थे। आते हैं लॉन्ग्स की, अगर आप देखें स्लाइड पे पहले, यहाँ पे आपको बहुत हद तक प्रेजेंस जो है वो बॉश, ब्लू स्टार, 361, ऑल इंडिया चमल फर्टिलाइजर्स की मिलेगी, और आज वाइट गुड सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। अगली स्लाइड में शॉर्ट कवरिंग, मेरे ख्याल से वोल्टास एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का केस होगा। यस, ये देखिए 2.5% है, दुनिया जहां शॉर्ट थी इस पे, ये सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक था। बाकी एम&एम फाइनेंशियल्स नंबर्स के बाद घूमा, और बायोकॉन स्ट्रेंथ यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग। सीरीएसएल पीआई इंडस्ट्रीज, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि टुवर्ड्स क्लोज एक बार फिर से जो कैपिटल मार्केट थीम है वो अच्छे स्टैट्स कैरी कर रही है अपने साथ कल के लिए। बाकी नायका में शॉर्ट बिल्डअप, इवेंट बेस खबर के बाद यहाँ पे जो क्रैक आया उसके बाद शॉर्ट बना। पीएनबी, इंटरग्लोब एविएशन, आईसीसी प्रो, एनबीसीसी में यहाँ पे शॉर्टिंग हुई। और नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे लॉन्ग्स स्क्वायर ऑफ हुए, लॉन्ग्स अनवाइंड हुए, वो थे जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, ओबरा रियल्टी। लेकिन शिल्पा जी, आप क्या मेरी इस बात से सहमत हैं क्या कि कैपिटल मार्केट थीम जाते जाते अपने साथ थोड़ा सा कन्विक्शन कैरी कर रही है इस कोलैप्स होते हुए बाजार में? एंड स्पेशली आई थिंक मैं ये बात जो है कह रहा हूँ बीएससी के प्राइस पैटर्न के आधार पे, बीएससी के आज के लो के आधार पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे बीएससी इनफैक्ट एंजल वन भी अभी मैं देख रही थी, वो भी एकदम डे हाई की तरफ है। तो ऑफ कोर्स ये सेगमेंट भी अच्छा करने लगा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एंजल वन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। 2900 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे टुवर्ड्स 3050 के लेवल्स के लिए आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीएससी ऑलरेडी रिकमेंडेड है, तो यहाँ पे अभी भी ध्यान दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल तक इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। ओके, तो ये स्पेस रडार पर रहेगा। स्टॉक्स बताए शिल्पा जी ने, बीएससी, एंजल जैसे स्टॉक्स आप रख सकते हैं रडार पर। एशियन पेंट्स के पहले चर्चा कर रही थी मैं, और ये स्टॉक आप देखिए पिछले एक वीक में 8% की रैली दिखाई है इसने। रेगुलेटरी रूम्स के अंदर होने के बावजूद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रुचित जी, आपसे जानना चाहूँगी, बाजार गिरकर क्लोज हो रहा है लेकिन फिर भी ये 0.25% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं क्या चार्ट्स? अब क्या भा रहा है बाजार को? क्रूड ऑयल का नीचे गिरना, या फिर ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका था एशियन पेंट्स, इसलिए अब इसमें कन्विक्शन बनती हुई नजर आ रही है? आई थिंक एक ऑलरेडी काफी बीटन डाउन नेम था, तो और ओवरसोल्ड सेटअप से इसीलिए पुल बैक मूव आए हैं। बट मेरे ख्याल से आज और कल के मूव के बाद आने वाला फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दो रीजंस की वजह से। एक तो स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आया है, और हमने देखा है कि ये पूरे डाउन ट्रेंड में 200 डे अब तक काफी समय से ये स्टॉक का सरपास नहीं हुआ है। सेकेंडली, अगर अप्रैल का हाई देखे, 24 अप्रैल के आसपास का हाई 2420 के आसपास ही था, और स्टॉक उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक ये स्विंग हाई एज वेल एज 200 डीएमए, ये अगर सरपास करते कल फॉलो बाइंग अगर स्टॉक में दिखती है तो काफी अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए, और ये रैली फिर एक्सटेंड हो सकती है। सो आई थिंक कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। ओके, एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक बार हीरो मोटो का चार्ट देखते हैं ज़रा,
क्योंकि आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई इस स्टॉक में। हीरो मोटो के ध्यान रखिएगा, सेल्स नंबर्स भी अच्छे खासे थे। मानस, हीरो मोटो पे क्या भी बन रहा है? देखिए हीरो मोटोकॉर्प की जहां तक बात है, हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज पे 2 दिन पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज वापस 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अगर खरीदारी करनी है तो 4380 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी किसी ने बनाई है तो 4190 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करने की राय हीरो मोटोकॉर्प में फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। अब बाजार की क्लोजिंग गिरकर ही हो रही है, लेकिन कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पर ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। एक बार नाइका रखी स्क्रीन पर और आज उसमें ज़्यादा पेन सत्र में दिखने को मिलेगा आपको। करीब करीब ये स्टॉक आप देखें तो 4.25% की गिरावट के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है। 4% इनफैक्ट ज़्यादा टूट गया। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में भी आज ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। 3.5% की गिरावट इस वाले स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। एक बार नाइका पे डिस्कशन कर लेते हैं। शिल्पा जी, नाइका पिछले कुछ सत्रों में फोकस में आया था और एक रैली हमें देखने को मिली थी, वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मुनाफे वसूली का शिकार हुआ। इस गिरावट में हाथ लगाना चाहिए क्या? यहाँ पे शायद थोड़ा और वेट कर सकते हैं। अगर ये 197 के नीचे चला जाता है तो इसमें और थोड़ा आपको वीकनेस मिलेगा। तो और मे बी 2-3% अगर डाउन जाता है तो आप 195 के स्टॉप लॉस से इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। अभी के लिए आई वुड से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये समय नाइका थोड़ा सा आज प्रेशर में था, ध्यान रखिएगा। आज ब्लॉक डील हुई थी इसमें, और वो क्योंकि विंडो में नहीं हुई थी, आज ये एक्सपेक्टेड था कि आज ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, तो इस वजह से। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर ठीक ठाक मूव हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ज़रा, और ख़ास तौर से जहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के साइंस क्लियरली विजिबल हैं। उनमें से एक तो खैर हमने डिस्कस कर लिया, हीरो मोटोकॉर्प। उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है? चलिए, बीएससी की बात हो गई, चंबल की बात हो गई, ब्लू स्टार की बात हो गई, पिडिलाइट की बात हो गई। तो सारे मोस्टली जो स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं। एक बार केपीआईटी टेक देखते हैं। केपीआईटी टेक, अमित जी एक बार इसका चार्ट देखिए, डे हाई पर बंद हो रहा है ये स्टॉक, इस पर कोई व्यू? जी अनुज जी, आउट परफॉर्मर है केपीआईटी। अगर हम बाकी स्टॉक से कंपेयर करें, ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जैसे कि एक नीचे के लेवल से यहाँ पे रिकवरी आ रही है। थोड़ा सा 50 डेमा इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, बट आज का डे स्लो या 1250 का स्टॉप लगा के इसे लिया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 1280। केपीआईटी टेक मिड कैप आईटी में ये स्टॉक फिर भी स्टेबल है, स्ट्रांग नहीं है। याद रखिएगा, ये रिवर्सल कैंडिडेट था, तो इसने रिवर्सल जनरेट किया, और जो चीज़ें मतलब टूवर्ड्स क्लोज फिर भी अच्छा एक आई थिंक डेटा कैरी कर रही हैं अपने लिए। और उसमें एक कैपिटल मार्केट थीम हो गई, एक वाइट गुड सेगमेंट हो गया। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज आज एक अच्छा रिवर्सल, लेकिन आज का इंट्राडे हाई बड़ा डिफाइंड है, बड़ा मीनिंगफुल है, एग्जैक्टली 20 डेमा। और एक पिडिलाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और एट 3114। और जो दूसरी तरफ एशियन पेंट्स था, ये भी तो एशियन पेंट्स का ये क्लोज आया आज। क्लोज ठीक है, बट सुबह का जो स्विंग था उसके तुलना में काफ़ी एक डिफरेंस है। बट याद रखिएगा, जो चीज़ आज जिसने सुबह सुबह हाई क्रिएट किया वो बड़ा मीनिंगफुल था, वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रॉफिट टेकिंग उस प्राइस पे लाजमी थी। वो प्राइस 200 डे में था, और वो प्राइस था 4 दिसंबर 2024 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। और अमूमन स्टॉक्स जो कि पुल बैक मोड में होते हैं, वो एक ऐसा मतलब लेवल रीगेन करने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में जाते हैं। याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार इसने टच किया था अपने 200 डेमा को। एक ये हो गया, और जो एक इम्प्रेस कर रहे हैं स्टॉक, जो कि मैं कह सकता हूँ कि कन्विक्शन के साथ कि इस कोलैप्स होते हुए बाजार में भी डे हाई पे क्लोज हुए हैं। लुक एट के इंडस्ट्रीज केबल वायर सेगमेंट, जो कि पिछले 10 दिन से काफ़ी एक्टिव है। के इंडस्ट्रीज़ का ये क्लोज जो है वो 19 फेब 2025 के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज है। क्या मैं अच्छा ओआई प्लेसमेंट भी है। और एक स्टॉक और, इनफैक्ट मैं शायद उसको मैं भूल गया, बट मैक्स हेल्थ केयर करियर हाई पे। मैं सिर्फ उन स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे एक्यूट स्ट्रेंथ थी। एट मैक्स हेल्थ केयर 1307 करियर हाई, और मेरे ख्याल से फोर्टिस भी आज करियर हाई पे। और
क्या बिल्डअप था। मैं और निफ्टी हेल्थ केयर का जिक्र मैं कर भी रहा था मंडे को आपको कि इस स्पेस पे नज़र रखिएगा, शानदार क्लोज की तरफ दोनों स्टॉक्स बढ़ते हुए। बट जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, कतई भी अगर आप देखें तो अच्छा क्लोज नहीं है। इट्स 2539 वेयर मोर क्लोज टू 10 डेमा, और बैंक निफ्टी 56,774 मेरे ख्याल से हमें क्लोज मिलने जा रहा है बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा 23 जून के बाद। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, देखिए मैं एक बात बताऊं, कई बार ना मार्केट इस तरीके के मूव्स दिखाता है जिसमें एक लगता है आपको कि अब मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया, और उसके बाद स्पेशली अप ट्रेंडिंग मार्केट्स, उसके बाद मार्केट घूम जाता है वापस, और 1 या 2 दिन नहीं लगते मार्केट को पूरा वापस उस लेवल को रिक्लेम करने में। मतलब हमारा हाई कितना था इस स्विंग का, आई थिंक 25,600 समथिंग था, 25,600 के थोड़ा ही ऊपर था मेरे ख्याल से। वहाँ से हम निफ्टी पर कुल मिलाकर 200 पॉइंट गिरे हैं, है ना। 25,670 था, 25,670 था हाई, वहाँ से हम कुल मिलाकर 250 पॉइंट गिरे हैं, विच इज़ एग्जैक्टली 1% गिरे। हाँ, बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा गिरे होंगे, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। और अच्छा, एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन आज अभी भी इवन स्टीवन ही है। मार्केट अगर ख़राब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है ना, तो अब तक ये मार्केट ब्रेड काफ़ी ख़राब हो चुकी होती। तो उस वजह से मैं अभी भी मैं 1-2 दिन और देना चाहूँगा इस मार्केट को, और फिर एक व्यू लेंगे। वैसे भी जुलाई हमारे लिए हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही है, तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और समय देते हैं इसको। खैर एनीवे, क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। वॉल पर 55 पॉइंट नीचे थे निफ्टी पर, 25,400 के आसपास बंद हुए। बैंक निफ्टी पर कहने के लिए हम 56,800 के नीचे बंद होंगे और कल के लो के नीचे बंद होंगे। निफ्टी आईटी शुरुआत अच्छी हुई यहाँ आज भी, लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स हुआ ये। मिड कैप आज थोड़ा सा फ्लैट था, स्मॉल कैप में हल्की सी पॉजिटिविटी थी। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर था, 1300 बढ़ने वाले शेयर, करीब 1390 गिरने वाले शेयर। अब सेक्टोरल हिट में आप देखते हैं जरा एक बार आज का किन सेक्टर्स में तेज़ी रही, कहाँ मंदी रही। मिक्स बैग था। कैपिटल मार्केट क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे 1.6% ऊपर, और ऑटो एक और इंडेक्स था जहाँ अच्छे मूव आए 0.45% के करीब। सॉरी, फार्मा में अच्छे मूव्स थे, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी यहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव थे। रिफ्रेश करिए इसको, थोड़ा ये अटक गया। पीएसयू बैंक्स यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट थी, करीब 1% की, और इसके अलावा फाइनेंशियल्स यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई, रियल एस्टेट और मेटल्स यहाँ पर हल्की सी गिरावट थी। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार, और यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स थे। सबसे ऊपर कुछ हेल्थ केयर नाम थे, डॉक्टर रेड्डीज़ और अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, मारुति, इन्होंने अच्छा किया, सिप्ला और इंडसइंड बैंक। नीचे क्या था आपका एसबीआई लाइफ, कोटक, लेकिन प्रेशर मार्केट के ऊपर डाला ये 2-3 स्टॉक्स जो थे, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टीसीएस, कुछ हद तक रिलायंस, कुछ हद तक भारतीय एयरटेल, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ आज थोड़ा सा। ओके, तो जैसे कि अनुज कह रहे थे कि डाउन बट नॉट आउट एज ऑफ नाउ। याद रखिएगा, दोनों इंडेक्स ने, निफ्टी ने अभी हाल सिर्फ एक कूलिंग ऑफ की है, और अमूमन ऐसा होता है, हम कूल ऑफ हुए हैं। और अभी भी याद रखिएगा 10 डेमा से हमारा एक सुरक्षित डिफरेंशियल है। कल से नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा, तो उस पर करेंगे बातचीत। सारे समीकरण, फैक्टर्स, स्टॉक्स इन न्यूज़, सेटअप को लेकर बातचीत करेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।